आखिरी वाली आपने तस्वीर देखी है ना, इसको आने में सिर्फ अब 24 घंटे का समय रह गया है। कल जब इस समय हम आपके साथ बैठ रहे होंगे तो ये लाल बैग जिस पे नेशनल एम्बलम छपा हुआ होगा, ये आपको बार बार स्क्रीन पर दिखेगा। यही जो लाल बैग है नेशनल एल्बम के साथ, वो जाएगा पार्लियामेंट यानी कि सदन, और फिर वहाँ पे ये दरवाज़ा खुलेगा और आपको पता लग जाएगा अगला 1 साल सरकार क्या बजटिंग कर रही है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला पिछला भी बताया जाता है थोड़ा, और आगे की रूपरेखा भी दी जाती है। टैक्सेस वाले मामले हट चुके हैं तो इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ पर्सनल टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस से लेना देना होता है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी वो नेशन बिल्डिंग को लेकर होंगी, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन थोड़ा मैक्रो लेवल पे करना। ऐसा मत सुनना, ऐसा समझना मत कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। वो कई बार क्या होता है, बड़ी फिगर के अंदर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स एडिड होते हैं। खैर एनी हाउ, ये बजट की पूरी स्पीच का महा कवरेज तो आप हमारे साथ देखेंगे ही देखेंगे। हमने 1-2 नहीं, आप यकीन मानेंगे 80 से ज़्यादा मेहमान हमने अपने साथ जोड़े हैं ताकि एक एक चीज़ को बारीकी से आपके पास रख पाएँ। टैक्स का मैटर होगा तो टैक्स के एक्सपर्ट्स होंगे, मार्केट का मैटर होगा तो टेक्निकल फंडा एनालिस्ट होंगे, कॉर्पोरेट की बात आएगी तो कॉर्पोरेट होंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने साथ जोड़ी हैं और इसी कड़ी को हम आज भी थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक और अशेषा हैं। अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे, मेहमानों को भी जोड़ लेंगे और ठीक बजट से पहले आपको और हमको दोनों को आदत नहीं है सैटरडे को काम करने की, बट इस बार कर लेंगे क्योंकि बजट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर उसका रिएक्शन आएगा। बहुत सारे डाटा भी है आज आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यूएस मार्केट्स के अंदर कल भी बढ़त आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अब 23,500 के बेहद करीब है। ध्यान रखिएगा, ये गिफ्ट निफ्टी एक फ्यूचर होता है और आप स्पॉट देखते हो तो उसमें हमेशा फ़र्क होगा, 100 से 150 पॉइंट का हमेशा फ़र्क चलेगा। दूसरा, कैश मार्केट में कल 20वें दिन बिकवाली आती हुई दिखी है और मैं आपको एक रोचक आंकड़ा आज एफआईज का बताऊंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कम से कम 10 बार चेक किया, 10 बार। उसके बाद वो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। 52,850 के नए शिखर पर सोना पहुंच गया। ये 2850 माफ़ कीजिए, ये डॉलर टर्म्स में है, आप जिसको कॉमेक्स कहते हैं। अगर भारत में देखेंगे तो MCX पे गोल्ड अलग तरीके से ट्रेड होता है और टिपिकली वही फॉलो भी होता है। L&T टाटा कंज्यूमर्स के कमज़ोर नतीजे और नवीन फ्लोरिन के अच्छे नतीजे आए हैं, तो जहां पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, अनुमान के मुताबिक हैं और ख़राब हैं, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। और आज वित्त मंत्री पेश करने जा रही इकोनॉमिक सर्वे करीब 12 बजे के आसपास होता है। एक साथ आ जाती है सारी फ्लैशेस, क्योंकि एजेंसीज को सबसे पहले बताया जाता है, एजेंसीज रीड करके और सारे के सारे फ्लैशेस एक साथ दे देगा। धीरे धीरे करके आप उसको समझ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे टिपिकली इकोनॉमी की हेल्थ यानी कि देश की हेल्थ बताने का एक बढ़िया रिपोर्ट कार्ड है, सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए इसको इकोनॉमिक सर्वे का भी नाम दिया गया। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके साथ आज हम कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता, लेकिन अगर कल बजट है तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन बनेगा। आज तो सीरीज का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है जो कि आपको फेब सीरीज की दिखेगी। अब मैं आशीषा से बोलूँगा थोड़ा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ताकि ग्लोबल मार्केट्स वगैरह और सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम आपके सामने रखें। कल बजट पर सबकी नजर रहेगी और उसके पहले आज इकोनॉमिक सर्वे आता हुआ नजर आएगा। करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इकोनॉमिक सर्वे से क्या निकल कर आता है उसके साथ ही हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे उसे डीकोड करने के लिए, तो उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो फेडरल रिजर्व की अहम बैठक इस हफ्ते हो चुकी। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में कई सारे नतीजे आए। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा रिबाउंड दिखा। सभी इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। एशिया के बाजारों से ज़्यादा कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अभिषेक, सोने में अच्छी खासी तेजी फिर एक बार दिखी है। $2,800 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। 2850 $2850 पर है और रिकॉर्ड हाइस पर सोना है। और उसकी वजह यह है कि टैरिफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है। अब देखिए, आज 31 जनवरी होगी, कल 1 फरवरी है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 फरवरी से वो टैरिफ लगाएंगे कनाडा पर, मैक्सिको पर और चाइना पर भी टैरिफ लगने की आशंका है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो फेंटानिल जो कि एक ड्रग है, कह रहे हैं कि वो भेज रहे हैं और हम चाइना के खिलाफ भी एक्शन
ले सकते हैं। देखते हैं कि क्या एक्शन होता है और इसी के चलते सोने की जो सेफ हेवन डिमांड है वो बढ़ी है और भाव पहुंच गया है $2850 पर, जो कि रिकॉर्ड हाइज है। हम 80,000 रुपए के भाव कॉमिक्स पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पहले रिकॉर्ड बना है। तो ये एक कमोडिटी बाजार में नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम क्रूड की बात करें, वहां पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं है, $77 के आसपास के कच्चे तेल के भाव हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल स्ट्रेंथ थोड़ी सी लौटी है, आधे % के आसपास की तेजी रही है। डाउ, नैस्डैक, S&P 500 ये तीनों इंडेक्स बढ़ के बंद हुए हैं और ये बढ़ने के पीछे की वजह ये रही कि आईटी कंपनीज के जो नतीजे आए हैं हाल फिलहाल वो अच्छे आए हैं। कल एप्पल के नतीजे आए और आफ्टर मार्केट में हमने शेयर में 3% के आसपास की तेजी देखी है। इंटेल के शेयर में 3% की तेजी रही। आईबीएम की बात करें, आईबीएम के शेयर में करीब 12-13% के आसपास की जबरदस्त रफ्तार हमने देखी है। अमेरिका से कल एक क्रूशियल आंकड़ा भी आना था, वो था जीडीपी का। हालांकि जो अनुमान था 2.6% का चौथी तिमाही की जीडीपी के लिए, उससे कम आंकड़ा आया है, 2.3% का आया है। लेकिन ऐसी चिंताएं नहीं है अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि अगर हम पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो वो रही है 2.8% की और 2023 में थी 2.9%। तो एक कह सकते हैं कि निरंतरता बनी हुई है वहां के ग्रोथ के आंकड़ों में। लेकिन आज दिसंबर की पीसी महंगाई दर यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आज हम आते हुए देखेंगे। इस हफ्ते अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो थोड़ा सा चाइना का जो एआई स्टार्टअप है डीप सीक, इसको लेकर चिंताएं बढ़ी थी, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्पेस में, और उसमें भी खास तौर से जो सेमीकंडक्टर चिप वाली जो कंपनीज हैं, एनवीडिया समेत बाकी जो कंपनी है, ब्रॉडकॉम वगैरह। लेकिन डाउ जोन्स इस हफ्ते 1% बढ़ा है। नेस्डेक में 1.5% के आसपास की अब तक कमजोरी रही है और S&P 500 की बात करें तो आधे % के आसपास की नरमी हमने देखी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए जाने भी जाते हैं, मतलब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर रहता है, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखते हैं कि उनके क्या कदम आगे आने वाले होते हैं। इस बीच उन्होंने ब्रिक्स नेशन को, जिसमें कि भारत भी शामिल है, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका भी शामिल है, ब्राजील भी शामिल है, इन देशों को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो अपने ट्रेड को डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में करने की सोचते हैं तो 100% टैरिफ लगाएंगे। ऐसी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अन्य संकेतों में जैसा कि हमने बताया आपको कि सोने पे तो रिकॉर्ड हाइज बने हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की बढ़त आई है और डॉलर इंडेक्स फिर से 108 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। लेकिन जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई खास हम एक्शन देख नहीं रहे हैं, वो है 4.53% के आसपास और ये आंकड़ा हम कल भी देख रहे थे। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है और आज चूंकि अब बजट से पहले का ये सत्र होगा तो बाजार में हो सकता है कि हम बजट रिलेटेड जो थीम्स है फिर से थोड़ी सी एक्टिव होते हुए देखेंगे। पीएसयूज, पावर, डिफेंस, कंजम्पशन, इन शेयरों पर फोकस रहने वाला है। लेकिन एफआईज की बात कर लेते हैं और डिम्पी जैसा कि बोल रहे थे कि एक आंकड़ा जिसको उन्होंने 10 बार चेक किया है, वो आंकड़ा भी समझेंगे उनसे कि कौन सा आंकड़ा है। लेकिन कैश में कल फिर से मतलब रह की चिंता आती है। मतलब हमने परसों देखा था 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी, कल फिर से 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग और इंडेक्स ऑप्शंस में भी 40,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आ गई। तो एफआईज बिल्कुल अभी साइडलाइन पर रहे हैं, मतलब बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब नेट अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाई नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन जरा लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़ों को समझते हैं और ये जो आंकड़े आए हैं कैश के, इंडेक्स ऑप्शंस की, ये क्या संकेत दे रहे हैं? डिम्पी, क्या आप लॉन्ग होल्डिंग की ही बात करें? कितनी हो गई है वो? मैं लॉन्ग होल्डिंग्स की बात कर रहा था और जो मैंने कहा, मैंने उसको 10 बार चेक किया, वो एक्चुअली में 10% है और 10% है। अच्छा? आप ये बात सोचिए कि कल तो 22 था, शायद कल 24 था कल, और 10% है। ये सीरीज के क्लोज होते हुआ बहुत जबरदस्त डाटा आ रहा था। हमको भी डाउट हो रहा था कि इतना 23-30% ओपन इंटरेस्ट कौन घटा रहा है सिस्टम में से। एक और नंबर भी बताऊंगा आपको मैं, वो भी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला नहीं है, मतलब मैंने पिछले, मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने एक साल में इतना कम नंबर उसका देखा भी है। मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्शन तय कर देगा। ट्रस्ट मी, ये दोनों नंबर्स मार्केट की डायरेक्शन तय करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो नंबर भी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ ये 10% बना कैसे। ये 10% बना दो तरीके से, या तो आपने शॉर्ट्स कम कर दिए या तो लॉन्ग्स, दोनों कम हुए हैं और नेट में एफआईज बुलिश हो गया है। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर से वो वर्ड बता देता हूँ, एफआईज बुलिश हुआ है। कैसे हुआ मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो एफआईज का जो नंबर कल शॉर्ट्स थे वो जो घटे
वो 1,37,000 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स घटाए हैं और जो लॉन्ग घटाए हैं वो 85,000 घटाए हैं। नेट में 51,000 पॉजिटिव हुआ, यानी कि जो शॉर्ट्स थे उनके वो बहुत अच्छे से कवर हुए और लॉन्ग्स उन्होंने कम किए हैं बट इतने भी कम नहीं किए, इसलिए नेट में फिगर ये 24 से घटकर सीधा 10 आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं 7 या 8 का है वो स्पाइक लगता था एक बार, एवरेज में तो 10 भी नहीं है। 10% पे मैंने कई बार आपको बोला है, आप किसी से मत पूछना, किसी से कुछ मत पूछना, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एफआईज अगर 10% लॉन्ग है सिस्टम के अंदर और क्या मेरे को अब आ जाना चाहिए सीरीज के अंदर, तो मैं बोलूँगा यस आपको आ जाना चाहिए। किसी से मत पूछो, आप, मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर मार्केट के अंदर लगाना चाहिए। इस समय इवेंट है, मैं भी जानता हूँ 19 का विक्स है, मेरे को भी समझ है, ओपन इंटरेस्ट है, वो भी आइडिया है, बट मैं एक ही लाइन को आज पकड़ के बैठा हूँ कि भाई मेरे पास अगर इस देश में जिसकी सबसे अच्छी ग्रोथ है विश्व भर में, अगर उसके पास एफआईज की होल्डिंग 10% है, वो भी इवेंट से पहले है, तो फिर मैं इसका बेनिफिट क्यों ना उठाऊं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। एफआईज टर्न आउट टू बी पॉजिटिव हो रहे हैं और मेरे को लग रहा है अगर बजट आ गया तो सोने पे सुहागा होगा। दूसरा पॉइंट मैं आगे चल के आपको निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में बता दूंगा, लेकिन क्योंकि रोल ओवर कंप्लीट हो गया है मैं वो जरा आपको इसके साथ एफआईज के साथ जोड़ के बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, क्या सिर्फ एफआईज के नंबर में मेजर चेंजेस हुआ है, डीआईज के नंबर में, या क्या रिटेल के नंबर में चेंजेस हुआ है? नो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। रिटेल रिमेन्स द सेम है, खचाखच भरे हुए हैं 70% से ऊपर माल लेके, डीआईज भी खचाखच भरे हुए हैं एवरेज में करीब 60% माल लेके। तो डीआईज की और रिटेल की कोई होल्डिंग में चेंजेस नहीं है, होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हुई एफआईज की। अच्छा, आप लोगों को खुद फील नहीं हो रहा होगा कि पिछले 3 दिन से भले ही ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं बुरे हैं, वहाँ पे क्रैक आया इन्वीडिया के अंदर, लेकिन इंडियन मार्केट में टूटा नहीं, इंडियन मार्केट किसी ना किसी चीज़ से ठीक रहा। क्या जो प्रॉब्लम आज से 3 दिन पहले थी वो पिछले 3 दिनों में कम हो गई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी थैंक्स टू डेरिवेटिव एक्सपायरी, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, जो हम इधर जा रहे थे डेरिवेटिव एक्सपायरी ने हमको इधर मोड़ दिया। उससे बेनिफिट ये हुआ कि आप थोड़ा बच गए, सपोर्ट आपने पक्का बचा लिया। तो ये एफआईज के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स भी बताऊंगा निफ्टी के साथ जोड़ के, लेकिन मैं सिर्फ एफआईज के नंबर पे एक ही लाइन बोल के आज इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं और आप बजट जैसी वॉलिटिलिटी को झेल सकते हैं तो आप 1-2 लॉट या 1-2 कैश के हिसाब से, अपना जो भी आपके पोजीशंस है, ये एक एक करके तो हो नहीं सकता, तो जितना आप बनाना चाह सकते हैं उसका कम से कम 10% पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार फर्क पड़ेगा और अगर बजट अच्छा आ गया तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी डाटा के बेसिस पर ज़्यादा है। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, जो हम डाटा को पढ़ते हैं उसका एनालिसिस है, इसलिए कंडीशन अप्लाइड अपने वित्तीय सलाहकार से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो एफआईआईज और डीआईआईज पर ये नज़रिया और अक्यूमुलेट करने की सलाह इन लेवल्स पर रहेगी। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो कल डेरिवेटिव्स एक्सपायरी थी, जिसके चलते लास्ट आवर में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, इनफैक्ट दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखी। निफ्टी 23,250 के लेवल्स पर बंद होता हुआ नजर आया। 23,000 के ऊपर कंफर्टेबली बजट के पहले। टिम्पी, अब कौन से लेवल्स पर नजर है? देखिए, अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिन में हमने 23,000 के लेवल को पकाया। बुरी बात यह है कि 23,000 350 नहीं ला पाए, जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो अच्छा और बुरा ये देखने का नज़रिया आपका हो सकता है, आपका एक अपना व्यू पॉइंट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे जी आप क्या देखते हो, तो मैं बोलूँगा कि 23,000 को बचाना भी अपने आप में अचीवमेंट थी। आपको नहीं पता था कि आप इस जगह पर घिरे हुए हो, आप 10% एक महीने के अंदर तोड़ रहे हो बॉस, और कोई चीज़ बचाने के लिए आपके पास नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यूएशन हल्की होने के अलावा और कुछ मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था कि जिससे कि मार्केट का 23,000 का लेवल बच जाए। आप ही मेरे को बताइए ना, 10% वैल्यूएशन स्ट्राइक घटी, क्या किसी बड़ी कंपनीज के नंबर ने आपको बचाया? नहीं। क्या एफआईज की होल्डिंग ने बचाया? नहीं। क्या आप गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई? नहीं। क्या ग्लोबल मार्केट्स ठीक हो गए? नहीं। तो फिर क्या ठीक था? कुछ भी ठीक नहीं था, सिर्फ डेरिवेटिव एक्सपायरी ठीक हो गई, क्योंकि एक्सेस शॉर्ट्स थे, वैल्यूएशन हुई,
थोड़ा नया पैसा आया, पुराने पैसे ने अपना पैसा कंप्लीट किया यानी कि बुक कर लिया, नए पैसे ने वैल्यू हंटिंग की, थोड़ा वो सिस्टम में वो पैसा आया, भाई यही चेंज हुआ। तो इसकी अपनी एक मर्यादा है, इसलिए 23,000 का लेवल तो आ गया बट वो रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, वजह सामने बजट जैसा इवेंट खड़ा था, इसलिए वो लेवल्स पार नहीं हुए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर आके फंस गए हैं, सामने इवेंट पीछे एक्सपायरी ने आपको पुश करके आगे तो धकेल दिया, लेकिन सामने दीवार है बजट की, एक बार वो टूट जाए तो फिर आप और आगे जा सकते हैं। और बजट की दीवार वित्त मंत्री के पास है, अगर दीवार कमजोर होगी तो तुरंत टूटेगी और आप दौड़ोगे, अगर दीवार मजबूत होगी यानी कि बजट खराब आया तो इस दीवार से आपको टकराना पड़ेगा और हो सकता है वापस ही पीछे जाना पड़े, ठीक है। बट थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ सकता है। मैं दूसरी तीसरी बार आपके सामने बात बता रहा हूँ क्योंकि सैटरडे का बजट है, मेरे को मालूम नहीं है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन उस दिन कैसा होगा, फिर बाद में नेक्स्ट डे छुट्टी आ गई, अगर बैक टू बैक भी ट्रेड होता तब भी मैं समझ सकता था कि हाँ जी इम्पैक्ट जोरदार आएगा। छुट्टी के बाद जब आप सोमवार को जाओगे तो फाइन ट्यून्ड हुआ बजट आएगा आपके पास, तब रिएक्शन अलग तरीके का मार्केट शायद दे भी सकता है। तो इसलिए थोड़ा एक्सटेंडेड व्यू पॉइंट के साथ मैं जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, मैंने कम से कम दूसरी बार या तीसरी बार अपनी लाइफ में नंबर्स देखा इस बार एक पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, वो है लो ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी पीठ पे रखा हुआ बैग होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना चलना मुश्किल होगा, जितना कम होगा उतना आप आसानी से चल पाएंगे। इस बार का जो ओपन इंटरेस्ट है, ट्रस्ट मी, वो करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से कम आया है, हालांकि हाई रोल ओवर आया है। अब आप मेरे से पूछेंगे सब इतना ज़्यादा रोल ओवर आया है तो फिर आपका ओपन इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ा? जब रोल ओवर हाई आया है इसका मतलब शॉर्ट्स की कटान हो गई और लॉन्ग साइड पे ट्रांसफर हो गया, इसलिए एफआईज का नंबर मेरे को बुलिश भी दिखा। दूसरा पॉइंट, आपके पास ओपन इंटरेस्ट कम इसलिए आया है क्योंकि खुले सौदे बचे ही नहीं थे, नेगेटिविटी को हमने शॉर्ट कवरिंग से खत्म कर दिया, जो लॉन्ग थे थोड़े बहुत आगे लेके आ गए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम आई है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के साइज बदल गए हैं आशीषा और अभिषेक, ये मैं आपको बताता हूं, ये अब आप ना कभी भी निफ्टी को 25 की कैलकुलेशन में नहीं होगा। फ्यूचर्स पहले 25 की कैलकुलेशन में होते थे, बैंक निफ्टी 15 की कैलकुलेशन में होता था। आज से निफ्टी 75 की कैलकुलेशंस में होगा 1:3 और बैंक निफ्टी 2 की कैलकुलेशन 1:2 मतलब 30 के लॉट में होगा। इससे हुआ क्या, जो 90,000 का कॉन्ट्रैक्ट था वो सीधा 1,90,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो कम ओपन इंटरेस्ट है ये इसी वजह से दिख रहा है, क्योंकि अगर 2-2.5 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, टिपिकली 5 लाख आता था, तो 2-2.5 लाख का इस बार आया। तो ऐसा क्या हो गया कि 2.5 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट आया? कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का इसलिए आया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ गया, वो 1 से 3 हो गया। मतलब आपके पास अगर 3 निफ्टी थी तो 1 निफ्टी गिनी जाएगी, अब आपके पास अगर 2 बैंक निफ्टी थी तो 1 बैंक निफ्टी गिनी जाएगी, इसलिए लो ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, है ना। इसलिए मैंने कहा ये रोचक आंकड़ा है, मैंने कम देखा बट इस बार देखा तो उसके पीछे की बारीक बात ये है जो मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि लॉट साइज चेंजेस हुए हैं और इस बार आप रोल ओवर करके आए हो तो आपको खुद से पता आपके ब्रोकर ने कहा होगा कि सर 3 लॉट है, 1 कर दूं, क्योंकि निफ्टी के लॉट साइज चेंजेस हुए हैं और बैंक निफ्टी के भी लॉट साइज चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा हैवी नहीं है। अगर आप लॉट साइज कन्वर्जन के हिसाब से भी चलो, जो 1:3 निफ्टी पर और 1:2 बैंक निफ्टी पर हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप तो लग रहा है, लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच थोड़ा करना होगा क्योंकि हमने रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं किए हैं। रेजिस्टेंस कौन सा है? पहले 350 का है, फिर 550 का है, फिर 800 का है, इसलिए हमने लिखा आपके सामने, देखिए रेजिस्टेंस छप के आएगा 350 और फिर 500 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्योंकि 23,000 आपका पक्का हो गया, सीरीज में नहीं जाएगा, इसलिए 23,000 का सपोर्ट भी आपके लिए हमने डाल दिया, ठीक। अब हम थोड़ा और एक पॉइंट में आपके साथ और बता देता हूं, 76% का इसमें रोल ओवर हुआ है, प्रीमियम अच्छा आया है, करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम है। मैं थोड़ा समय लेके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी है, हमारे पास एक ही दिन ऐसा होता है कि जिसमें बहुत सारा डाटा होता है और हर डाटा की इंपॉर्टेंस आपको बतानी जरूरी होती है। प्रीमियम आया हुआ है करीब 200 पॉइंट का, इट्स अ गुड प्रीमियम। जब हम अगली सीरीज में ट्रांसफर हो रहे हैं, सामने इवेंट है, तो सब कुछ चंगा सी टाइप दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि बजट मार्केट के अनुकूल आ जाए। अगर मार्केट के अनुकूल आ जाता है तो बाजार ने तैयारी कर रखी है थोड़ा और ऊपर खींचने की, और ये भी तैयारी है कि अगर बजट नहीं आएगा तो वापस जो आपने 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग की मेहनत की है सबको धो देगा, क्योंकि 19 का विक्स सेटल नहीं हो रहा अभी भी। तो ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑप्शंस वाले कृपा करके बड़ी बड़ी ऑप्शंस ना लेना, अगर लेना भी तो एट द मनी की स्ट्राइक लेना और छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट के साथ फिलहाल पोजीशन बनाना। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी की पूरी रणनीति होगी। निफ्टी बैंक पर आते हैं
आरबीआई ने जो कदम उठाए थे लिक्विडिटी को लेकर, उससे निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिला। मतलब फाइनेंशियल को, बैंकिंग स्पेस में हमने तेजी देखी है। और अच्छी चीज़ है कि निफ्टी 49,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब सामने बजट खड़ा है और उम्मीद करके हम ये चल रहे हैं कि लोगों को टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिल सकती है। कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर, इकोनॉमी को थोड़ा सा और स्पीड अप करने को लेकर सरकार जरूर फोकस करेगी और उसके बेनिफिशियरी बैंकिंग होगा ही होगा। क्या मान के चलें, बैंकिंग का प्रदर्शन अभी ठीक रहेगा निफ्टी बैंक का? देखो, बैंकिंग सबसे ज़्यादा वॉच्ड वाला इंडेक्स होगा इस समय, क्योंकि द रीज़न इज बीइंग, क्योंकि जो आप रीज़न बता रहे हैं, देखो ये हम चाहते हैं, वित्त मंत्री चाहते हैं कि नहीं चाहती मेरे को नहीं पता। अगर वित्त मंत्री भी ये चाहती हैं तो फिर ऐसा ही बजट आना चाहिए। अगर वित्त मंत्री साहब ये चाहते हैं कि नहीं हमको फिस्कल डेफिसिट को ही मैनेज करना है, तो फिर टैक्सेशन से बहुत बड़ा रिलीफ मेरे को लगता आएगा नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात सच है कि कंजम्पशन का स्लो डाउन है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि क्या एक बजट से कंजम्पशन को ठीक किया जा सकता है? उसके लिए तो आरबीआई पॉलिसीज है, उसके लिए और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट अपना पीएलआई डाल सकता है, और भी XYZ हो सकता है। क्या बजट ही एकमात्र तरीका है जिससे कंजम्पशन ठीक हो जाएगी? मेरे को थोड़े उसके चांसेस भी कम लगते हैं। इसमें थोड़ा ब्लेंडेड हूँ, थोड़ा डाइल्यूटेड हूँ इस मामले में, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, वित्त मंत्री साहब इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि लोगों के हाथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा पहुंचे। वो चाहे लिक्विडिटी की फॉर्म में पहुंचे, चाहे उनको रिलीफ के तौर पर पहुंचे, चाहे इंसेंटिव के तौर पर पहुंचे कि आप ये करो तो मैं आपको ये दे दूंगी, ये करो तो मैं आपको ये दे दूंगी, कैसे भी आए, बट लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आए। क्योंकि हायर द टैक्सेस लोअर द ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। जितने आप टैक्सेस लगाएंगे उतनी ग्रोथ कम होती जाएगी। और मेरे को क्या पता, हम तो सुनते और जानते रहते हैं, बात होती रहती है। ये कहा गया है कि चाणक्य ने भी बोला है कि जिस राज्य में जितना कर कम होगा ना, उतना ज़्यादा वो खुशहाल होगा, ऐसा बोला गया। बाद में मैंने गूगल सर्च किया तो मेरे को लगा हाँ, उन्होंने वास्तव में बोला है बात। खैर, थोड़ा कर जितना हो सके उतना कम कर दिया जाए तो बेनिफिट होगा, यानी कि टैक्सेस को थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत है। मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। 400 पॉइंट के प्रीमियम के साथ 79% रोल ओवर के साथ इस बार निफ्टी भी अच्छी पोजीशनड है, 49,000 पे आकर टिका है। कल आपको पता है दिन भर जिगजैग करने के बाद डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जबकि HDFC बैंक डेज हाई पे जाके बंद नहीं हुआ, ICICI बैंक हो सकता है डेज हाई पे जाके बंद ना हुआ हो, लेकिन फिर भी निफ्टी ने कंसोलिडेशन समग्रता का रूप दिखाया। 10% FIs होल्डिंग हो और सामने बजट हो और उम्मीद हो तो आप बैंक निफ्टी को ना छोड़ेगा, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी लेके रखिएगा, या आपने एकुमुलेट कर रखा है। आपको तो याद ही होगा शेषा जी, हम तो पिछले 15 दिन से एकुमुलेशन के स्टांस पर हैं, तो हमने धीरे धीरे करके एकुमुलेशन किया। हमने 48,500 पे भी किया, 48,700 पे भी किया, 48,300 पे भी किया, ठीक है ना, सारा एकुमुलेशन हुआ। आज हम अपनी स्क्रीन पर नंबर्स क्या देख रहे हैं, 49,300। अगर मेरी एवरेज 49,000 के जस्ट नीचे है तो बजट आए या ना आए मैं प्रॉफिट में आ गया, बिल्कुल, और मेरी क्वांटिटी भी कम थी। तो ये सारी चीजें आपको रखना, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे थे कि एकुमुलेशन के स्टांस के साथ आप बरकरार रखिएगा, उसका बेनिफिट देखिए अभी से आपको मिल रहा है। थोड़ा ही बाजार ऊपर आया, आप बेनिफिट में आ गए, और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी भी यही उम्मीद है कि बजट इस बार अच्छा निकले, और अगर अच्छा निकलता है तो फिर सब कुछ चंगा सी टाइप आपको मार्केट के अंदर फिर से फील होने लगेगा। फिलहाल थोड़ा सा 49,500 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हमने सामने लिख दिया आपके लिए, और 49,800 का भी रेजिस्टेंस है। ये हो सकता है आज 49,500 का टेस्ट करने के लिए एक बार जाएं, पार हो जाएंगे तो और प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि कल हम गैप भी करें या फिर हम 49,800 के आसपास भी आ जाएं। तो सब कुछ इस बार थोड़ा बहुत बजट के अधीन हो गया है। पोजीशंस क्योंकि नई नई सीरीज भी शुरू हो रही है, तो इसलिए जैसा मोड़ेंगे जहाज उसी तरफ जाएगा। अगर बजट अच्छा आया तो डेरिवेटिव्स डाटा भी उसी तरफ घूमता जाएगा, और अगर खराब हुआ यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग खराब हुआ तो फिर जहाज का थोड़ा सा टॉप इधर मुड़ जाएगा तो फिर इधर उधर जाएगा। बट थोड़ा आप सचेत रहिएगा। एक और चीज, जिनके ट्रेड ग्रिप में आ गए हैं, ट्रस्ट मी, जिनके ट्रेड ग्रिप में आ गए हैं, ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, शायद बड़ा पैसा आपका बन जाए। जिनके ग्रिप में है ट्रेड, यानी कि जिनके प्रॉफिट्स में आए हुए ट्रेड हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, रोल ओवर वगैरह सब कुछ ठीक है। ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस मैंने बता दी हैं कि ये क्यों कम हुआ, इसकी वजह क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 97,000 कॉन्ट्रैक्ट आए हैं इस बार, क्योंकि लॉट साइज बदल के 15 से 30 हो गया, अदरवाइज को आप 1.5 लाख ही मान के चलो। इसलिए कोई ये गलत कंफ्यूजन में मत जाना कि ओपन इंटरेस्ट इस बार बहुत कम है, कम नहीं है, एवरेज में है, बट हाँ ठीक है, क्योंकि पहली बार रोल हम कर रहे हैं डबल लॉट्स के साथ, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। अब मेहमान भी जुड़ रहे हैं, संतोष मीना हमारे मेहमान हैं आज के,
उनसे जरा करते हैं बातचीत और जरा उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। संतोष सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। 2 पॉइंट के साथ ही शुरू करूंगा सर, सारा डाटा भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। पहला, F5 की होल्डिंग 10% है, आपने भी चेक की होगी आज सुबह, आपको भी अजीब लगा क्या देख के कि 10% ऑफ द होल्डिंग कैसी होगी एकदम से? ये कल तक तो ये 24% थी, फिर मैंने डाटा चेक किया तो पता लगा शॉर्ट्स ज़्यादा एक्सेस में कटे हैं। दूसरा सर, बजट से ठीक पहले मार्केट ने अपने बेस को प्रोटेक्ट कर रखा है और रोल ओवर अच्छा आया है, तो इन 2-3 चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए जरा आप अपना निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे स्टांस को क्लियर कीजिएगा, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। गुड मॉर्निंग। सो यस, एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशंस है, एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस के साथ स्टार्ट हो रही है ये सीरीज। और लास्ट जब भी मतलब इतनी हेवी शॉर्ट्स के साथ कोई भी सीरीज स्टार्ट होती है तो मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। हालांकि लास्ट सीरीज भी हम देखें तो वो भी शॉर्ट्स के साथ शुरू हुई थी, लेकिन मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं मिला। इस बार ट्रिगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो एफआईएस की जो हमने बीच में जनवरी मंथ में देखे थे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट चले गए थे। अभी भले ही वो 89% शॉर्ट के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको 1,75,000 इसलिए दिख रहे क्योंकि लॉट साइज बढ़ गए। पहले निफ्टी का लॉट साइज 25 था, 75 हो गया। तो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो ये करीबन 4 लाख से भी ज्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो मार्केट में अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आया तो एक बड़ी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी जो निफ्टी को इजीली 1000 पॉइंट ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन ट्रिगर आना बहुत जरूरी है। और लेवल्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्रिटिकल जंक्चर पर बैठे हुए हैं। निफ्टी आपका 23,320 के आसपास इसको 20 डे मूविंग एवरेज है, और बैंक निफ्टी भी पिछली बार भी यही 49,700-800 से पलटा था। तो इन लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और एनेक्डोटली किसी भी सीरीज का पहला दिन एक ट्रेंडिंग डे होता है, तो होप वो ट्रेंडिंग डे थोड़ा सा बुलिश साइड हो। ठीक है, आई होप सो कि आपका ट्रेंडिंग डे बुलिश साइड हो। आप भी वही बात कह रहे हैं कि सर थोड़ा लॉट साइज बदला, इसलिए सारी कैलकुलेशंस को उतनी अच्छे से फाइन ट्यून करके देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप फिर भी 10% होल्डिंग का पुल बैक तो आता है। पिछली बार भी जैसे आप बता रहे थे सीरीज ऐसे शुरू हुई थी, थोड़ा पुल बैक आया, बाद में हम फेल हो गए। संतोष सर जरा शेयर्स बताइए। यस, आज का मैं स्टॉक की बात करूं, एचडीएफसी लाइफ मेरे नजर में रहेगा। हम देखें तो एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, उस दिन इसमें बड़ी तेजी दिखाई थी, फिर स्टॉक ऊपर से कूल ऑफ हुआ, उसने गैप फिल की जो इसने रिजल्ट के दिन बनाई थी। गैप फिल करने के बाद वापस स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है। और 2 सेक्टर ऐसे हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टॉक्स लाइक बैंक एंड एनबीएफसी, और दूसरा इंश्योरेंस स्टॉक्स, जहां पर म्यूचुअल फंड्स मोस्टली सबको लगता है कि वैल्यू है, ये काफी अंडर परफॉर्म किए थे पिछले 1-2 साल में। अब यहाँ वैल्यूएशन नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से इनमें फिर से फ्रेश तेजी बनेगी। और मुझे लगता है बजट के बाद इनका एक जो जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो एक ट्रिगर पेंडिंग है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पे प्रीमियम है उसको जीएसटी उसको घटाया जाए, तो वो ट्रिगर कभी भी आ सकता है। और टेक्निकली भी और फंडामेंटली मुझे दोनों अच्छा लग रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 650 का टारगेट नजर आता है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 617 का। 650 के टारगेट, 617 का स्टॉप लॉस होगा एचडीएफसी लाइफ के लिए। संतोष जी गुड मॉर्निंग, एक ही शेयर है आज के लिए? हाँ, मैं एक ही शेयर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा इसलिए मैं एक ही शेयर दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हैं देश के दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट पंकज पांडे। और पंकज जी की खासियत यह है ना कि डेटा को, ट्रेंड को बहुत ही अच्छे से रीड करके उसके बाद ही कोई स्ट्रेटजी आपको देते हैं। ऐसी हवा हवाई बातें तो करते ही नहीं है। पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। पंकज जी आपसे ना एक शेयर के बारे में जानना चाहूंगा, और तमाम लोग पूछ भी रहे हैं। कल टाटा मोटर के जो नंबर आए थे वहां पर हम देखा कि मार्जिन कंप्रेशन हुआ, शेयर 700 रुपए के नीचे आ गया। अब इस भाव पर अब टाटा मोटर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कंपनी की ग्रोथ को लेकर कोई सवाल आपको दिखता है? क्या डिमांड सिनेरियो ऑटो में आपको कमजोर दिख रही है? कैसे आप देख रहे हैं कल की फॉल को, और यहां से अगर कोई मन बना रहा हो टाटा मोटर का शेयर खरीदने के लिए तो? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी, गुड मॉर्निंग। देखिए टाटा मोटर्स में अगर आप करीब 35% का वैल्यू देखते हैं तो वो उनके इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। अभी इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी थोड़ी डिमांड को लेके कॉशियस है, स्पेशली जैसे कि बड़े मार्केट हो गया आपका, चाइना हो गया, वहां पे कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। बाकी और जो यूएस वगैरह भी इनका बड़ा मार्केट है, वहां पे वो टैरिफ को लेके काफी क्लियर नहीं है। तो डोमेस्टिक मार्केट तो देखिए काफी अच्छा कर रहा है। अगर आप सीवी बिजनेस देखेंगे तो ओवरऑल अच्छा कर रहा है। देन आई थिंक पीवी बिजनेस भी ठीक ठाक कर रहा है।
पर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे जेएलआर को लेके कमेंट्री बहुत थोड़ी सी कॉशियस है। तो मेरे हिसाब से जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं आती कि ट्रम्प कितना टैरिफ लगाने वाले हैं रेस्पेक्टिव इकोनॉमी से, आई थिंक तब तक आपको मुझे नहीं लगता कि स्टॉक को मूवमेंट आएगा। वो शायद एक आध क्वार्टर में क्लैरिटी आ जाए, तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक शायद होल्ड ही रहेगा। एंड इस पे अभी मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि ये स्टॉक रिलेटिवली प्राइस परफॉर्मेंस देगा। बजट कल है और बजट की प्रिपरेशन तो वैसे लोगों की हो चुकी होगी, लेकिन आपके हिसाब से कहां पर नजर होनी चाहिए बजट में, और जो श्योर शॉट जो सेक्टर को लेकर ऐलान हो सकते हैं वित्त मंत्री की तरफ से, आपकी नजर कहां पर है? देखिए, बजट में 2-3 चीजें काफी क्लियर देखनी पड़ेंगी। पहला चीज तो ये कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने 11.1 लाख करोड़ दिया था, वहां पे वो कितना अचीवमेंट देखते हैं ये साल, बिकॉज उससे डिटरमाइन होगा कि अगले 1 फरवरी और आपके मार्च में किस तरीके के ऑर्डरिंग इनफ्लो होने वाले हैं। दूसरा ये कि जो एलोकेशन FY26 का होगा वो कितना बढ़ा के रखते हैं। 2022 से 2024 के बीच में देखेंगे तो करीब 30% का एलोकेशन सरकार ने बढ़ाया था। एंड जैसे अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कम बैक करने वाला है, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी है। ट्रम्प कंटिन्यू रिटरेट करते रहते हैं कि वो टैरिफ लगाने वाले हैं, तो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स तो शायद इतनी जल्दी रिवाइव नहीं होगा। बट आई थिंक सरकार कितना केपेक्स को लेके एलोकेशन बढ़ाती है, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रोथ अभी मार्केट में चैलेंजिंग है। तो करीब 25 से 30% का एलोकेशन, तो करीब 12.5 से 13 लाख करोड़ का मेरे हिसाब से मैं एलोकेशन देखना चाहूंगा। आई थिंक यही एक क्रूशियल नंबर है जो मैं बजट में देखना चाहूंगा। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं जहां पर आपकी बजट में नजर होनी चाहिए, लेकिन संतोष जी, कंजम्पशन स्पेस भी फोकस में रहेगा बजट के चलते। और कल हमने एक शेयर में देखा डाबर में कि लास्ट आवर के ट्रेड में अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखी, बढ़िया तेजी रही, 4% के आसपास की नंबर्स भी आए थे। और कंपनी फ्रूट जूस के जो उनके ब्रांड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ाएगी, टूथपेस्ट में प्राइस हाइक लेने वाली है, तो ये कुछ चीजें भी है जो सपोर्ट करती हुई दिखाई दी प्राइसेस को। डाबर कैसा लग रहा है आपको शेयर, ये क्या फर्दर इसमें फॉलो अप बाइंग आप देख रहे हैं? डाबर अगर आप पिछले 5 क्वार्टर से देखेंगे तो म्यूटेड ग्रोथ ही रही है, एंड आगे जाके कमेंट्री भी कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं लगती है। आई थिंक उसके बजाय मैं प्रॉब्ली कंपनी लाइक से टाटा कंज्यूमर प्रेफर करना चाहूंगा। एटलीस्ट वो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन वॉल्यूम्स। एंड दूसरा जो इनका इशू था कि टी प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, तो कंपनी ने प्राइस हाइक ली है, तो अगले क्वार्टर में एक मार्जिन थोड़ी रिकवरी लगती कि हो जाएगी। तो आई थिंक टाटा कंज्यूमर मेरे हिसाब से बेहतर शेयर लगता है। डाबर की पिछले 5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस म्यूटेड थी, एंड आई थिंक अगला क्वार्टर का कोई गाइडेंस भी कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, तो मैं डाबर को अवॉइड करना चाहूंगा, एंड आई विल प्रेफर टाटा कंज्यूमर। ये नजरिया टाटा कंज्यूमर पर नतीजे के बाद स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा, लेकिन कई सारे नतीजे आए टाटा कंज्यूमर के अलावा भी किस तरह के नतीजे रहे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले जो है L&T पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे बात करें तो मार्जिन थोड़े कम आए हैं एस्टिमेट से, बट ओवरऑल जो कोर बिजनेस है और कोर अर्निंग्स है, कैश फ्लोज, ये तीनों ही स्टेबल दिखने मिले हैं। और जो गाइडेंस आ रहा है मैनेजमेंट की, जो कॉन कॉल आई थी, वहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, खास करके जो गाइडेंसेस जो है वो किस तरह वो कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा ओवरऑल ईयर के लिए भी जो है पॉजिटिव साउंड करे। अगर कोर ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करें तो सबसे बेहतरीन कोर ऑर्डर फ्लो भी देखने मिली इस तिमाही पे। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो ऑफकोर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो टी बिज़नेस है वहाँ पे इन्फ्लेशन देखने मिल रही है, और मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो है टी के बिज़नेस में इन्फ्लेशन देखने मिलेगा, तो उसके कारण ऑफकोर्स थोड़ी इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स में भी ज़रूर देखने मिल सकती है। बट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने HUL से बेटर किया है टी के बिज़नेस में। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एसेट क्वालिटी में ज़रूर इंप्रूवमेंट आया, लेकिन बाकी अन्य ऑपरेशनल नंबर्स है वो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे दे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 3% का ग्रोथ आया, अनुमान से कम था। PB फिनटेक की बात करें तो लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है, कोर बिजनेस में स्ट्रेंथ है, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखें तो 92% का ग्रोथ देखने मिला है। एडजस्टमेंट्स इसमें थोड़े थे ज़रूर थे, लेकिन लेंडिंग डिस्पर्सल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर साइड रहे हैं। अगर बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट की तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, और यहाँ पे ऑफकोर्स हमने देखा है तीसरे क्वार्टर में किस तरह बैंगलोर के रियल एस्टेट कंपनीज़ के कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉन्चेस में डिले हुए हैं।
उसके कारण भी जो है इन्वेंट्री बुकिंग्स नहीं की गई है, तो उसके कारण आप देख सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए और सीक्वेंशियली अगर ये केमिकल कंपनी को ट्रैक करें तो यहाँ का मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया सीक्वेंशियल बेसिस पे। और जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट गैस का सेगमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस कर, और ये हमने कल एसआरएफ के अर्निंग्स में भी देखा था। तो ये पूरी जो सेगमेंट है रेफ्रिजरेंट गैसेस की, एसी की मैन्युफैक्चरिंग की थीम की और एसी की डिमांड की जो अब समर में आने वाला है, तो इस थीम पे ज़रूर आप फोकस करिएगा। और आखिर में बाइकॉन की बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे EBITDA 16% बढ़ा और ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10% का ग्रोथ आया है। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में कि हमने जो है पूरा सेटअप बना दिया है, किस तरह नतीजे हैं, तो इसके आप फ़ोटो ले सकते हैं और इस पे जो है आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि अर्निंग्स कैसे थे। बिल्कुल, तो ये सारे नतीजे मार्केट आवर्स के बाद आए। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए शरद बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी बताएं। जी बिल्कुल, भारतीय एयरटेल सबसे पहले फोकस में रहेगा और इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि उनकी जो अफ्रीका नाम है उनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए। उनका पैट 11 गुना बढ़ गया और लगभग $100 मिलियन का एक शेयर बायबैक भी हुआ है। तो भारतीय एयरटेल पे ज़रूर नज़र रखिएगा। PNB गिल्ड्स हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो है भारत जो है इमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड का इंक्लूजन होने वाला है ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में। उसके कारण लगभग $40 बिलियन का इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। और ये कंपनी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कंपनी जो है बाइंग सेलिंग जो बॉन्ड्स होती है गवर्नमेंट की उसके साथ डील करती है, तो इस कंपनी में मोमेंटम देखने मिल सकता है। वायदे बाज़ार की अगर बात करें तो 4 स्टॉक्स रहेंगे जो आज से इंक्लूड होने वाले हैं। ये लिस्ट में शामिल होते हैं NBCC, फीनिक्स इंडस्ट्रीज़, सोलर इंडस्ट्रीज़ और पंजाब नेशनल बैंक। बाइकॉन भी ऑफकोर्स फोकस में रहने वाला है। रिजल्ट तो था ही अच्छा, लेकिन कंपनी 1.5% स्टेक जो एक्वायर कर रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बाइकॉन बायोलॉजिक्स में, इसका कुल वैल्यू 555 करोड़ रुपए आता है और अब उनका स्टेक जो है 90% के ऊपर आ जाता है अपनी आर्म पे। पारादीप फॉर्पेस ने भी जो है MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ और ये MOU का वैल्यू 4000 करोड़ रुपए का है। और आखिर में टाटा टेक के बारे में बात करूंगा, जहां पे कंपनी ने जो है एक्सेप्ट किया कि थोड़ी सी रैंसमवेयर इंसिडेंट उनके IT एसेट्स में हुई है, जहां पे उनकी मेंटेनेंस हुई थी, कुछ एसेट्स बंद हुए थे, अब वो वापस खुल चुके हैं और बिजनेस एज यूजुअल है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है कुछ स्टॉक्स में। शरद शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजों में श्री सीमेंट के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। और पंकज जी, आपकी राय लेना चाहूंगी सीमेंट सेक्टर पर। हाल फिलहाल में पिछले साल प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन उसके बाद प्राइसेस अब इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। श्री सीमेंट के इस तिमाही में नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, कॉस्ट कंट्रोल काफ़ी इफेक्टिव था, जिसके चलते EBITDA पर टन एक्सपेंशन भी दिखा है। श्री सीमेंट पर और इन पर्टिकुलर सीमेंट सेक्टर पर आपका नजरिया क्या रहेगा? इंफ्रा, रियल एस्टेट पर अगर बजट में फोकस आता है तो क्या सीमेंट सेक्टर में इन लेवल से तेजी नजर आएगी? जी बिल्कुल, अगर आई थिंक 2 साल के हिसाब से देखें तो सीमेंट एक अकेला सेक्टर है जहां पे ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ काफी बेटर रहने वाली है कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप स्पेसिफिक्स में आए तो जैसे श्री सीमेंट के जो EBITDA पर टन थे वो काफी बेटर थे, करीब 1080 के आसपास में आए। प्लस कंपनी अगले 2 साल में अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है। इनकी करीब 56 मिलियन टन की कैपेसिटी है एंड ये करीब 80 मिलियन टन की कैपेसिटी लेके जाने वाले हैं बाय FY28। तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हाई सिंगल डिजिट में मिलने वाली है। एंड अच्छी चीज ये है कि रियलाइजेशन थोड़े जनवरी में जो कंपनी ने प्राइस हाइक ली है वो थोड़े बेटर रहे हैं। प्लस जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो भी थोड़ी सॉफ्ट हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सभी सीमेंट कंपनीज में EBITDA पर टन इंप्रूवमेंट देखा गया और मेरे हिसाब से ये Q4 में और बेहतर होगा। तो सीमेंट ओवरऑल इन जनरल सेक्टर में कोई बहुत बड़ा प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आया। मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जो कि अच्छा करना चाहिए। बजट में भी जैसे मैंने बात की, एलोकेशन में बेहतर देखता हूं, तो कहीं ना कहीं ये सीमेंट को पॉजिटिव रब ऑफ मिलने वाला है। पॉजिटिव मोमेंटम अगले कुछ महीनों में नजर आ सकता है, ये राय सीमेंट सेक्टर पर। लेकिन इस बीच L&T के नतीजे भी कल अच्छे आए। नतीजे मार्केट आवर्स के बाद आए थे, अनुमान से तो कमजोर थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो वो काफी पॉजिटिव है। ऑर्डर इनफ्लोज भी काफी अच्छे रहे और मैनेजमेंट 1,16,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर इनफ्लोज दिखे इस तिमाही में। और ब्रोकरेज हाउसेस का भी स्टॉक पर नजरिया काफी पॉजिटिव है। नुवामा ने खरीदारी की राय 4,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है।
इसके अलावा नोमुरा ने भी अपने टारगेट बढ़ाकर 3,820 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। संतोष जी, क्या राय होगी आपकी एल&टी स्टॉक पर? कल नतीजों के पहले आधे % की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। अच्छा सर, एल&टी की बात करें तो पिछले एक साल से स्टॉक रेंज में अटका हुआ है। ऊपर हम देखें तो 3900 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन नीचे कभी भी डिप आता है 3300 के आसपास तो बाइंग देखने को मिलती है। आज कभी कमजोर नतीजों की वजह से स्टॉक नीचे खुलता है 3300 के आसपास तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि वो जोन ऐसा जोन है जहां से हर बार बाइंग देखने को मिलती है। अगर ऊपर खुलता है, मान लो आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री का पॉजिटिव असर होता है और स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज जो करीबन 3520 को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो फिर एक तेजी बन सकती है जो इसको 3600 के लेवल तक लेके जा सकती है। लेकिन अगर नीचे खुला तो 3300 विल बी गुड लेवल फॉर ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। नजरिया एल&टी पर नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक आज फोकस में रहता हुआ नजर आएगा, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पर निकल कर आई है, रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वही बताने के लिए। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग आशीष। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एल&टी से, जहां पर नुवामा ने नोट निकाली एल&टी पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 4000 का रखा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो कोर ओपीएम है वो बॉटम आउट है करंट लेवल पर, जो कि ऑलमोस्ट 8.2% का है, लेकिन FY26 और 27 में जो है वो 8.5 से 9% पर देखने को मिल सकता है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री पे आ रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि लार्ज टिकट साइज ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिल सकता है Q4 FY25 में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है टाटा कंज्यूमर, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 1040 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टी इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू रह सकती है अगले कुछ क्वार्टर के लिए। और टाटा कंज्यूमर ने जो है उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है टी बिजनेस में वो अच्छे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है गेल इंडिया, जहाँ पर नोवामा ने मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 159 का रखा है, जो कि 17% का जो है डाउनसाइड है करंट मार्केट प्राइस से, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो एनजी मार्केटिंग का जो अर्निंग है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और कुछ टाइम के लिए। और उन्होंने जो है FY26 और 27 का जो EPS एस्टिमेट है वो 12% से कट किया है, और जो पाइपलाइन टैरिफ रिवीजन है वो एक्सपेक्टेड है Q1 FY26 में। इसी के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 350 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हेल्दी एग्जीक्यूशन ट्रेंड है वो कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, और जो सबमरीन कंपोनेंट ऑर्डर है वो कंपनी के जो ऑर्डर पाइपलाइन में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ पीबी फिनटेक भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस 1530 का रखा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो इंश्योरेंस का जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो क्रेडिट रेवेन्यू है उसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल सकती है कंटिन्यूस, और पीबी फिनटेक के जो करंट वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए इसके चलते उन्होंने जो है मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म रेटिंग। इसी के साथ साथ आज डाबर भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर डाबर ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उस पर कुछ ब्रोकरेजेस आ रहे हैं, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन रखा है इक्वल वेट रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 530 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो की मॉनिटरेबल होगा डाबर के लिए, और जो ओरल केयर का जो सेगमेंट है उसमें जो है कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ डाबर मॉर्गन ने JP मॉर्गन ने जो है उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 550 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि FY26 से जो है मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिल सकता है, और Q4 FY25 में मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और आखिरी जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जहाँ पर CLSA ने जो मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 109 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने FY25 और 27 का जो EBITDA है वो 4 से 9% तक कट किया है वीकर इंडोनेशिया सेल्स के चलते। बिल्कुल, सभी स्टॉक्स पर एक करके एक हमारे टेक्निकल एनालिस्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक पूछता हूं ताकि उसके अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटो आपको जल्दी मिल जाए, स्विंग ट्रेड का बेनिफिट हो और ज़्यादा देर वेटिंग ना करनी पड़े, ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी थोड़ी उसमें ज़्यादा अच्छे से बन जाए। इसी कड़ी के अंदर कल SRF की क्लोजिंग अच्छी हुई। सब लोग कह रहे हैं कि बजट से ठीक पहले केमिकल्स वाले शेयर्स के अंदर भी पोजीशन रखना समझदारी हो सकती है। पंकज सर नमस्ते, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। ये केमिकल्स वाले स्टॉक्स पे एक बार आपका नज़रिया बिफोर द बजट में ऐसा क्या हो सकता है कि केमिकल को पुश मिल जाए? ऑल्दो ये पूरा सेक्टर तो ज़्यादा डिपेंडेंट ग्लोबली है और ग्लोबल प्राइजेस से चलता है, स्पेशली चाइना से चलता है, तो एक बार जरा आपका SRF पे टेक, अगर आप कवरेज भी है आपकी तो इस पे। देखिए, ओवरऑल केमिकल में जो सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा है वो एग्रोकेमिकल सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा है। Q4 में भी रिकवरी उतनी खास एक्सपेक्टेड है नहीं।
बट अगर आप बाकी और केमिकल स्पेस में देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसआरएफ हो गया या फिर जैसे नवीन फ्लोरीन के नंबर हैं, आई थिंक रेफ्रिजरेंट गैस में थोड़ा रियलाइजेशन बेटर आने की उम्मीद है आगे जाके, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरऑल वहां पे प्राइस एप्रिसिएशन बेटर है, प्लस डिमांड सिनेरियो थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मेरे हिसाब से एसआरएफ हो गया या नवीन फ्लोरिन जैसे ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे आए थे। एंड हमें लगता है कि जैसे कि नवीन फ्लोरिन में हाईलाइट करना चाहूंगा, उनका जो केपेक्स है काफी एग्रेसिव है। जैसे कि जो उनका 50% बिजनेस जो आता है रेफ्रिजरेंट प्लस इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से आता है, आई थिंक वहां पे भी वो केपेक्स कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल में केपेक्स कर रहे हैं। एंड जो इनका एक सीडीएमओ बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहे हैं। प्लस मैनेजमेंट, हालांकि अगर आप देखें मार्जिन करीब 24% आया और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन जो है वो इससे थोड़ा स्लाइटली बेटर ही कर पाएंगे। तो कुछ केमिकल स्टॉक्स हैं, चाहे वो एसआरएफ हो या नवीन फ्लोरिन है, मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो गए हैं, खरीदे जा सकते हैं करंट लेवल्स पे। बट सारे केमिकल स्टॉक में आई थिंक अभी भी या जैसे मैंने हाईलाइट किया, कुछ कुछ केमिकल स्टॉक हैं जहां पे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जहां पे आप रिकमेंड कर सकें। सो सिलेक्टिव होना पड़ेगा केमिकल स्टॉक्स रहेगा। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी सर ने बता भी दिया कि आपको अलग अलग डिविजन देखना होगा। केमिकल किस चीज़ का है, वो एग्रो केमिकल्स है, वो ज़्यादातर आपका इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाला केमिकल्स है, उस केमिकल्स के कंपटीशन में कितने लोग खड़े हैं, डोमेस्टिक मोनोपोली है कि नहीं है। जैसे टाटा केमिकल्स में आएंगे तो इंडिया में तो उसकी मोनोपोली है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में भी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत है, तो इसलिए जल्दी नहीं चल पाता। दीपक नाइट्रेट उसकी जगह हो सकता है ठीक थोड़ा, जैसे सर भी आपको थोड़ा जानकारी इसके बारे में दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर में संतोष मीना से चेक कराता हूँ। एक बार जरा स्टॉक एक्सप्रेस को बटन दबा दीजिए ताकि हम जल्दी कुछ शेयर्स ले पाएँ। उनके स्टॉप लॉस टारगेट संतोष सर साफ साफ बताते जाइएगा, हम छापते जाएंगे, और जिस पे आपका ट्रेड ना हो हम उस पर अवॉइड भी लगा देंगे। ठीक है सर, जरा 4-5 शेयर जल्दी देख के मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें काफ़ी लोगों का कवरेज हो जाएगा। सर BEL बजट से पहले पोजीशन बनाए कि नहीं? ये मुझे लगता है इसमें मोमेंटम अच्छा है, कल अच्छा मोमेंटम बना। इमीडिएट टारगेट जो आ रहा है इसमें 287 288 का आ रहा है, तो 10 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 274 का। 274 का स्टॉप लॉस लगाओ, 10 रुपये पर का टारगेट है, 288 का टारगेट लगा दो, इस पे स्टैंप बाय की और टारगेट स्टॉप लॉस छाप दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। डाबर सर ये शेयर भी चल सकता है, कल का बिल्डअप अच्छा है, रोल ओवर अच्छा हुआ है इसका। यस, नतीजे तो इनलाइन आए, लेकिन मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था तो इंकरेजिंग है, वो आगे की ग्रोथ को लेकर बुलिश है और मुझे लगता है कि ये स्पेस यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस 545 का टारगेट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मीडियम टर्म में 570 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपके लिए 520 रुपए का रहेगा। थोड़ा होल्ड करके रखने की जरूरत है, पहले 545 फिर 575 भी जाएगा। तो अगर कल पोस्ट नंबर्स आपने खरीदा तो क्लोजिंग अच्छी हुई है, आज की एक बार ओपनिंग चेक कर लेने देना। ठीक है, ये जो चार्ट पे नहीं जानबूझ के आपके लिए फायर करवाया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि देखिए कैसे नंबर्स के बाद एकदम से ये शेयर चले हैं। अच्छा, कुछ हम शेयर्स ऐसे भी चेक करेंगे जो कि फेब सीरीज़ के अंदर बेहतरीन शेयर्स आपके बन जाएंगे, उसी कड़ी के अंदर ये शेयर्स भी हैं। एक और शेयर भी है सर पावर ग्रिड, संतोष सर जरा चेक करना ये भी। पावर ग्रिड की बात करें तो रिवर्सल के सिग्नल तो मिले, लेकिन कन्विक्शन मेरा 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आएगा, तो अभी अवॉइड है, लेकिन 300 के ऊपर टिकता है तो आपको एक 315-20 रुपए तक की तेजी बन सकती है। तो वेट कीजिए और वेट करने के बाद ही इसमें ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, टेलीकॉम में भारती एयरटेल, ऑल्दो ये उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवर नहीं है, बट हाँ वेल्थ क्रिएटर है। दिखा दो इसका जरा मंथली, इसका 6 महीने का चार्ट, इसका 1 साल का चार्ट भारती एयरटेल का। ये वेल्थ क्रिएटर तो है सर, अभी भी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है। संतोष मीना, स्ट्रेंथ कितनी है इस चार्ट के अंदर? यस, स्टॉक में ट्रेडिंग मत करिए, लेकिन खरीद के रख लीजिए। कभी भी स्टॉक किसी भी समय बड़ी तेजी की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 महीनों से एक बहुत नेरो रेंज में अटका हुआ, बस ये वेट कर रहा है कब इस रेंज से बाहर निकले। तो आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन आपने खरीद के रख लिया तो एक अच्छे बड़े मुंह के लिए स्टॉक तैयार है। पूछता हूँ आपसे, हालांकि मैं कई बार पूछ के थक चुका हूँ, लेकिन उसने रेंज से अभी भी बाहर निकलने का ठान ही लिया कि वो नहीं जाएगा। उस शेयर का नाम है बाटा इंडिया। लेकिन फिर से एक मौका बन रहा है बजट कि अगर कंजम्पशन या डिस्क्रिशनरी इनकम या हो सकता है थोड़ा लेबर कम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को पुश मिले तो बाटा बेनिफिशियरी हो सकता है।
लेकिन इस शेयर के प्राइजेस देख के लगता है कि इसको ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट करता है। एक बार आपका टेक सर। डिम्पी, आपके साथ मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। इस पे कभी भी जो पैटर्न बनते हैं काम नहीं करते बहुत अच्छे से, तो फेलियर पैटर्न ज्यादा होते हैं, तो बेटर है या तो अवॉइड करें। अगर आपको कोई कंपल्सिव ट्रेड लेना है बजट के पर्सपेक्टिव से, तो जो भी रिसेंट लो लगा है 1225 का, वो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक मीन रिवर्जन होता है स्टॉक कंपाउंडिंग एवरेजेस की तरफ, तो 1370 1380 तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। थोड़ा आप इसके अंदर ध्यान रखें, नहीं है पोजीशंस, अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत लेके छोड़ देना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना। पोजीशंस हैं, गलती से एवरेज मत करना, जितना है उतना ही लेके बैठे रहो भी फिलहाल तो। अब करें क्या, शेयर चलता ही नहीं। और तीसरा, थोड़ा बजट की वेट करो, हो सकता है इस बार कुछ ट्रिगर इसको मिल जाए और काफ़ी अच्छा काम कर जाए। पंकज सर, एक छोटा सा पॉइंट आपसे और पता करना था। जब स्लो डाउन की पिक्चर सामने आई ना, तब वो एक्चुअली में ऑटो से थोड़ी ज़्यादा दिख रही थी, और ऑटोस भी इस बार भी बजट की एक अच्छी थीम बन रही है, क्योंकि रोल ओवर का डाटा और जो पोजीशंस बनी है ना, उससे लग रहा है कि शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अवेटेड हो मार्केट में। क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है ऑटो के लिए सर इस बार बजट में? देखिए, ऑटो के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर आपका टू व्हीलर सेगमेंट है, वो एक्सपेक्टेड है कि करीब 7-8% का ग्रोथ अगले साल रहेगा, तो जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है मेरे हिसाब से। एंड दूसरा है कि आपके जो मैरिज सीजन है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू से 2024, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्प मिलने वाला है। प्लस जो कंपनीज जैसे बजाज ऑटो एक्सपोर्ट में स्ट्रगल कर रहे थे पहले, आई थिंक वहां पे एक आउटलुक काफी बेहतर है। प्लस स्टॉक्स में एक करेक्शन देखा गया है। सो टू व्हीलर मेरे हिसाब से रिलेटिवली बेटर है। बाकी अगर आप पीवी में देखेंगे तो थोड़ी मिक्स पिक्चर है। जो आपके सेडान वाले सेगमेंट है, वहां पे मैं बहुत बेहतर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आपके जो एसयूवी पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं वहां पे ग्रोथ अच्छी है, एंड उसके लिए एमएनएम वगैरह बेहतर करेगा। सीवी आई थिंक डिपेंड करेगा कि बजट में किस तरीके का इंफ्रा का एलोकेशन आता है। बसेस सेगमेंट हालांकि अच्छा कर रहा है, बट अगर आपके ट्रक सेगमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन बेहतर निकल के आता तो शायद वहां पे एक आउटलुक इंप्रूव हो सकता है। बट इन जनरल ऑटो मुझे लगता है कि कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ओवरऑल आवर सेंसेस की एक और चीज जो ऑटो को बेहतर कर सकती है कि अगर सरकार 8 पे कमीशन पे अगर और आगे चीजें बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोस्पेक्ट जो है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी ब्राइटन अप हो जाता है, बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ऑटो एक बड़ा कंपोनेंट निकल के आता है। तो आई थिंक इनिशियल डेज है, बट मेरे हिसाब से वो भी एक ट्रिगर है जो आगे जाके ऑटो सेक्टर को हेल्प कर सकता है। ओके, ठीक है। एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी सर आपसे ही पंकज सर, और मैंने दोनों ही रेलवे काउंटर्स चुने हैं, बट दोनों का बिजनेस ऑल टुगेदर अलग है। एक है कंटेनर कॉरपोरेशन, जो इस रेलवे के अंदर कंटेनर से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा एक टिकटिंग बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है IRCTC। दोनों को एक बार जरा स्क्रीन पर एक साथ दिखाना है ना, और IRCTC भी दिखा दो आप। दोनों ऑलमोस्ट करीब 750 की प्राइसिंग पे हैं। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन का भी तोड़ नहीं है, और IRCTC का भी फिलहाल अभी तोड़ नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट्स हैं इन दोनों कंपनीज को दिए हैं, दोनों सरकारी भी हैं। दोनों 750 के आसपास की कंपनी हैं। इस बार के बजट में किस तरफ टिल्ट होगा? ये फैसिलिटीज की तरफ टिल्ट हुआ तो IRCTC बेनिफिशियरी हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया तो शायद कॉनकोर हो सकता है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? तो देखिए, कॉनकोर को मैं रिलेटिवली बेहतर मानूंगा, बिकॉज एक तो ये कि आपका जो DFC है इस बार जो उनके कंप्लीट स्ट्रेच है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ को एक फायदा मिलेगा। प्लस एग्जिम वॉल्यूम्स में एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बेहतर हो सकता है। आई थिंक कॉनकोर में एक और जो पहले ट्रिगर हुआ करता था कि सरकार इसको प्राइवेटाइज कर देगी, तो आई डोंट थिंक कि वो अभी इतनी जल्दी कम बैक करने वाला है एजेंडा। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेंस यही है कि रेलवे का जो एक लॉन्ग टर्म थॉट यही है कि जो फ्रेट है सेगमेंट को बेहतर बनाना है, बिकॉज फ्रेट जो है का मार्केट शेयर करीब 28% है, उनको 45% लेके जाना है। तो मेरे हिसाब से उसका बेनिफिशियरी डेफिनेटली कॉनकोर रहने वाला है, तो मैं कॉनकोर को रिलेटिवली प्रेफर करूंगा। ठीक है, कॉनकोर पसंद है पंकज जी को, आप इस पर बैठ करके चल सकते हैं।
लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी साड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, कहां पर आपका फोकस है, क्या खरीदने की आप सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल, बजट के अराउंड वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, पर अच्छी सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। बुल्स पूरी तरह से एक्टिव है और पुट राइटर्स अपना बेस बनाना शुरू कर चुके हैं मार्केट में। ऐसे में मेरा पसंदीदा काउंटर सबसे पहला रहेगा JSW स्टील। यहाँ पे हमने देखा है कि मेटल पैक में काफी एक अच्छा अट्रैक्शन है, और JSW स्टील एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है वीकली बेसिस पे। ऑफ कोर्स कैंडल फॉर्मेशन आज होगा, बट यहाँ पे जिस तरह से हमने बाइंग कल के सेशन में लास्ट के 1 घंटे में भी फॉलो अप काफी स्ट्रॉन्ग दिखा है, तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छी अप्रूव हमें एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे खरीदारी करें। 990 के टारगेट्स बन रहे हैं 930 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 990 का टारगेट, 930 का स्टॉप लॉस JSW स्टील के लिए। और ठीक ठाक प्रदर्शन रही है और निश्चित तौर पर अपने सेगमेंट में लीडर है, परफॉर्मेंस भी उसके अनुरूप ही रहा है। पंकज जी, एक और कंपनी के बारे में आपसे जानकारी जानना चाहेंगे, वो है PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार। नतीजे इसके आए हैं अनुमान के मुताबिक, रेवेन्यू करीब करीब बढ़ के 1.5 गुनी हो गई है, प्रॉफिट सालाना आधार पर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं और मतलब जो नया निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि पिछले महीने भर की अगर हम बात कर लें तो 20-25% ये शेयर नीचे भी आ गया है। आपको वैल्यूएशन के हिसाब से क्या अभी सही प्राइस पर ये दिख रहा है? क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ये स्टॉक तो हमारे कवरेज में नहीं है, तो मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो BFSI स्पेस में 2 सेगमेंट प्रेफर करता हूं मैं। एक तो आपके जो बड़े बैंक हैं उसमें PSU बैंक भी है, क्योंकि PSU बैंक है आपका जो लोन डिपॉजिट रेशियो काफी कंफर्टेबल है, तो वो ग्रोथ आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। दूसरे जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो NBFCs हैं या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वहां पे अभी भी एसेट क्वालिटी कंसर्न है, डिपेंडिंग ऑन कि किसका कितना एक्सपोजर है क्रेडिट कार्ड में या फिर माइक्रो फाइनेंस में। सो AMC रिलेटिवली मुझे लगता है कि क्योंकि बैलेंस शीट रिस्क आप कैरी नहीं कर रहे हैं, एंड मार्केट में चाहे वो लार्ज कैप चले या मिड कैप चले, स्मॉल कैप चले, दे टेंड टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। एंड सो बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सिंपल होता है, तो मेरे हिसाब से यही 2 सेगमेंट है जो मैं प्रेफर करना चाहूंगा। हालांकि बैंक्स तभी चलेंगे जब आपके FI के जो नंबर है थोड़े बेहतर आने चालू हो जाएंगे। आई थिंक अभी तक FI के जो आपकी सेलिंग फिगर है तो वो दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े बैंक उस हिसाब से अभी प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर ये व्यू। बायोकॉन में शिवांगी हमने देखा कि 400 रुपए के ऊपर के प्राइसेस हो गए थे, कुछ अच्छे न्यूज का ट्रिगर था, नतीजे इसके कल आए हैं और हम देख रहे हैं कि ये ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। शेयर 360-50 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल दिख रहे हैं। बायोकॉन लोअर लेवल पर क्या बाय करना है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजे ऐसे कुछ खास नहीं दिख रहे हैं मुझे। आय 10% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, EBITDA में 16% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है। आपका व्यू क्या होगा इस पर? जी, पूरे फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हायर जोन्स पे गिव अप करते हुए दिखा है स्टॉक। बायोकॉन की अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो 400 के आसपास कम से कम 3-4 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है रीसेंट हाइस पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर था जहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला है और स्टॉक वहां से गिरते हुए नजर आया है। थोड़ी बहुत और कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इन लेवल्स पे। गिरावट अब ज्यादा ग्रेव नहीं लग रही, बट इनके रीसेंट लोज को हम ध्यान रखें, और 350 का एक अहम लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक जोन रहेगा ये, उसको ध्यान रखते हुए हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 350 का मेक और ब्रेक लेवल है। अभी प्री ओपन के टिक्स आ रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा झटका ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस प्राइसेस पर यकीन मत कीजिए। अभी 9:08 हो जाने दीजिए, जब प्राइसेस जब सेटल हो जाएंगे तब जाके बायोकॉन के बारे में आप सही से अंदाज़ा लगा पाएंगे। फिलहाल तो 10% नीचे दिख रहा है, तो ये मतलब 9 बजे से लेकर 9:08 यहाँ पर आप ट्रेड डालते हैं, लेकिन भाव सेटल होते हैं 9:08 पर। तो कुछ भी करना हो ना तो उसके पहले काट लेनी चाहिए, ऐसे खिलवाड़ अगर करना हो तो। चलिए, निफ्टी 35 अंक ऊपर दिख रहा है प्री ओपन ट्रेड में, हल्की सी तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन ये समझ लेते हैं कि आपको अगर खबरों के आधार पर, नतीजों के आधार पर बाजार में कहीं फोकस करना है जहां पर एक्शन दिखेगा, उसकी पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे फिर से तैयार हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज 9 के 9 रत्न कौन से होंगे वो शेयर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो ऑफकोर्स अर्निंग्स पे हमको नज़र रखनी होगी, खास करके LNT पे। यहाँ पे देखें तो लार्जली जो नंबर्स हैं थोड़े से कमज़ोर आए थे, लेकिन
ओवरऑल जो कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है, तो उसके कारण जो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। खास करके जो उनकी कोर अर्निंग्स है, कोर कैश फ्लोज है और जो ऑर्डर इनफ्लो आई थी, सबसे बेहतरीन क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लोज जो है इनको कोर बिजनेस में देखने मिली है, तो ये ऑफकोर्स स्ट्रीट को पॉजिटिव लगाया। ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स भी देखने मिले हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कमज़ोर नतीजे आए हैं यहाँ पे, खास करके जो टी बिज़नेस है वहाँ पे इन्फ्लेशन लगा है, उसके कारण जो है ऑफकोर्स कमेंट्री भी उतनी स्ट्रांग नहीं देखने मिली है, तो ऑफकोर्स थोड़ी वीक नंबर्स देखने मिले हैं यहाँ पे। बाइकॉन की बात करें तो तीसरी तिमाही के नतीजे जो है मजबूत है और यहाँ पे देखें तो लगभग 787 करोड़ रुपीस का जो है ओवरऑल EBITDA देखने मिला है। हालांकि देखिए लगभग 1.5% स्टेक की जो है एक्विजिशन वो करने वाले हैं बाइकॉन बायोलॉजिक्स में, और इसके साथ इनका जो स्टेक है वो लगभग 90% हो जाएगा। पीबी फिनटेक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट 92% का ग्रोथ आया है, लार्जली कोर बिजनेस में स्ट्रेंथ है। वही भारतीय एयरटेल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ ले, उनकी जो अफ्रीका की एयरटेल बिजनेस है यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस किया है। पैट लगभग 11% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पीएनबी गिल्ड्स इस पे भी नज़र रखिएगा। आज जो है इमर्जिंग मार्केट्स पे जो है भारत का इंक्लूजन होने वाला है ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में, लगभग $40 बिलियन का इनफ्लोज देखने मिलेगा। एफएनओ इंक्लूजन्स की बात करें तो 4 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, एनबीसीसी, फिनिक्स इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज और टोरेंट पावर। इन चारों स्टॉक्स में जो है आप नज़र ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे आज वॉल्यूम एक्शन देखने मिल सकता है। विप्रो हमारा 8वां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे एतिहाद के साथ जो इन्होंने करार किया है आईटी के कॉन्ट्रैक्ट को लेके ऑप्टिमाइजेशन पे रहेगी फोकस। और अगर हमारी बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें, जो हमारा आखिरी स्टॉक है, इस पे हमारी फोकस होगी टाटा मोटर्स पे। अब यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है, मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है, लक्ष्य 930 रुपये का रखा है, और उन्होंने कहा है कि करंट करेक्शन में लंबे अवधि के लिए स्टॉक को ऐड करना चाहिए। और जो करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे जो फैक्टर इन कर दिया वीक जो फंडामेंटल्स है वो वित्त साल 2026 से ऑलरेडी ज़्यादा फैक्टर इन कर चुके हैं, और लगभग 13% का फ्री कैश फ्लो यील्ड जो है एक्सपेक्टेड है आने वाला है वित्त साल 2027 में। तो एक बुलिश नज़रिया जो है टाटा मोटर्स के लिए CLSA बना रहे हैं। वैल्यूएशन उनको ठीक लग रहे होंगे और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, बरकरार रखी है। 700 रुपए के ऊपर आज खुलने के संकेत दे रहा है टाटा मोटर्स। कल की करीब 8% की पिटाई के बाद आज थोड़े से लोअर लेवल पर इन्वेस्टर और ट्रेडर एक्टिव होते हुए जरूर दिखेंगे शेयर में। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका सारे के सारे ये अपडेट्स देने के लिए। शिवांगी, आपसे जरा MGL के बारे में व्यू चाहिए। महानगर गैस का अच्छी क्लोजिंग कल देखी है, शेयर गया है, कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट? वॉल्यूम्स अच्छे यहाँ पे ऐड हुए हैं, RSI भी कुछ एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है, बट कहीं ना कहीं अपर जोन्स पे फॉलो अप मिसिंग है। तो मेरा यह मानना है कि ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है होल्ड करने की। तो अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है 1315 के ऊपर, तब जाके हम यहाँ पे एक फ्रेश लेवल ऑफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 8 हफ्तों का कंसोलिडेशन है, तो जब ये निकलेगा तो एक अच्छी अपमूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। बट इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड वाइज कि 1315 के ऊपर होल्ड करके निकले, तब हम वहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 115 के ऊपर जब टिकेगा तो इसमें खरीदारी की रणनीति होगी शिवांगी की तरफ से महानगर गैस में। पीएनबी गिल्ड्स वैसे देखिए थोड़े से ना इसमें वॉल्यूम भी कम रहते हैं, एक रेंज का ही शेयर है पीएनबी गिल्ड्स कारोबार वाली ये पीएनबी की ही सब्सिडरी है ये। पंकज सर, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में आज से भारत के बॉन्ड शामिल हो रहे हैं और भारतीय बॉन्ड में $40 बिलियन के निवेश की उम्मीद है। हालांकि जब ये खबर पहली बार आई थी ये तो हमने पीएनबी गिल्ड में अच्छा रिएक्शन देखा था। क्या सलाह देंगे आप पीएनबी गिल्ड्स को लेकर? तो पीएनबी गिल्ड्स पे हमारा कोई व्यू नहीं है, बिकॉज ये कंपनी ट्रैक नहीं करते। अच्छा ठीक है, ट्रैक नहीं करते। अच्छा शिवांगी, आप बताइए, आज से ना 4 शेयर एफएनओ के पार्ट हो जाएंगे, एनबीसीसी, फिनिक्स मिल्स, टोरेंट पावर, पीएनबी। ये 4 शेयर आज से वायदा बाजार का हिस्सा हो जाएंगे। आपकी कहीं खास नजर जहां पर आपको एक्शन दिखने की उम्मीद है? जी ऑफ कोर्स वायदे बाजार में आने से इनमें एक अच्छा प्राइस एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। बट टेक्निकली अगर हम सेटअप वाइज देखें तो हाल फिलहाल में अभी कोई ऐसा सेटअप नहीं देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स जब कुछ टेक्निकल पैटर्न या डेरिवेटिव्स डेटा वाइज अगर हमें मिलेगा तो हम जरूर इसमें कुछ इनिशिएट करेंगे। ठीक
ठीक है जी, तो मार्केट्स के अंदर आज का दिन भी ठीक निकल सकता है क्योंकि फ्रीज लेवल्स जो मेरे पास मैंने देखे अभी निफ्टी के अंदर वो करीब 47 पॉइंट्स के हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये है कि आप 23,200 की रेंज को और पक्का कर रहे हैं। हालांकि कल विक्स भी कम हुआ है करीब 3% के आसपास, जो कि अब 18 से नीचे है। ये भी अच्छा साइन है। लॉट साइज चेंजेस हुए हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और रोल ओवर की कैलकुलेशंस थोड़ी इस बार ब्लेंडेड होके आई है, क्योंकि 1:3 की रेशो में निफ्टी और 1:2 की रेशो में बैंक निफ्टी इस बार ट्रांसफर, यानी कि 2 पे 1 मिलेगा और 3 लॉट पे भी निफ्टी का 1 लॉट मिलेगा अब आपको जो ट्रांसफ़र होगा। एक और चीज़ है, बड़े शेयरों का बड़ा गैप मिल नहीं रहा, ना तो रिलायंस का मिल रहा है ना ही HDFC का मिल रहा है, बट रिलायंस ने कल अच्छी कोशिश की, अच्छी क्लोजिंग भी दी है। शिवांगी, एक बार आपके रिकमेंडेशन इस पे चाहिए होगी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे 1255 ठीक क्लोजिंग है, बुरी नहीं थी कल की क्लोजिंग, क्योंकि 12-15, 12-20 के आसपास रुका हुआ शेयर था। कुछ पैसे इसने जोड़े हैं कल अच्छे। ये और खिंच सकता है क्या? क्योंकि इसका चलना बैलेंसर है मार्केट के अंदर। इस स्टॉक का चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट्स के लिए। अब हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव्स डेटा वाइज रोलओवर्स काफी अच्छे आए हैं स्टॉक में, बट हालांकि हमने पिछले 2 हफ्तों की गिरावट के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिली पिछले 3-4 दिनों से। कल के एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज एक अच्छी फॉलोअप आए। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करें तो 1290 तक के यहाँ पे लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, वहां तक के लिए हम जरूर इस स्विंग प्ले को कर सकते हैं। 1240 का एक अहम लेवल रहेगा जो मार्केट्स के लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंस रखेगा, तो ये लेवल्स को वॉच आउट करें। ठीक है, एक दो शेयर जरा और भी आपसे मैं पता कर लेता हूँ, या फिर पंकज भी हैं हमारे को थोड़ा गाइड कर देंगे फंडामेंटली। पंकज, कोल इंडिया के अंदर कोई ट्रिगर है क्या? आपकी स्टडी है कोल इंडिया को लेकर, कोई ट्रिगर है कोल इंडिया में? तो देखिए, कोल इंडिया में जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इसकी डिविडेंड यील्ड 6-7% रहती है ओवरऑल, तो वो एक प्लस पॉइंट है। प्लस स्टॉक में हमने ठीक ठाक करेक्शन देखा है। हालांकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, कंपनी जो बात कर रही थी उन्होंने उसको थोड़ा डाउनवर्ड रिविजन किया है, बट इन जनरल हमें लगता है कि कोल इंडिया रिलेटिवली विद इन द माइनिंग स्पेस बेहतर करने वाली है। प्लस इसके अलावा अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें कोल इंडिया कर रही है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज फ्रॉम नॉन कोल सोर्सेज, चाहे वो गोल्ड गैसिफिकेशन हो या बाकी और चीजें हो। तो फंडामेंटली ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लगता है। एंड जैसे मैंने हाईलाइट किया कि डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक में काफी अच्छी रहती है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक इन दी करेक्शन अच्छा लगता है, खरीदा जा सकता है। ठीक है, कोल इंडिया के कुछ चार्ट, डिविडेंड वाला पॉइंट आपका पॉइंट टेकन है सर। पता है सर, मैं तो कई लोगों को ऐसे पोर्टफोलियोज भी जानता हूँ जिन्होंने खाली डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स के ही पोर्टफोलियो बना रखे हैं। उनका क्या है कि उनको लगता है कि चलो डिविडेंड है, ये तो एफडी के रेट से थोड़ा ज़्यादा भी बन जाता है, और दूसरा क्या है, अगर ग्रोथ आ गई इन एनी हाउ तो वो हमारे लिए जैकपॉट हो जाएगा। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ दोनों का कॉम्बो मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोल इंडिया के नंबर अच्छे आए तो शेयर भी चल जाएगा। डिविडेंड तो दे ही रहा है आपको, ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सरकार सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, आप भी हो जाते हो स्टेक होल्डर माल लेके इसके अंदर और डिलीवरी रख लेते हो। तो ये अच्छा साइन है। मेरे को ये काफ़ी पसंद आया कि जो काफ़ी हद तक लोग ये डिविडेंड ओरिएंटेड शेयर्स रख लेते हैं। कोल इंडिया को ना छोड़िएगा, अच्छा डिविडेंड प्ले वाला है शेयर ये है। अच्छा सर, खैर अभी तो मार्केट ही खुलने जा रहा है, इसलिए वैसे मेरे पास क्वेश्चन था, मैं मार्केट खुलने के बाद ही आपसे पूछूंगा। इस बीच मार्केट खुलने की जरा कीजिए तैयारी, और चीज़ें थोड़ी बेहतर दिख रही हैं। हालांकि आज निफ्टी बैंक आज गैप डाउन कर रहा है, सिर्फ 50 पॉइंट ही हैं, बट ठीक है, चलाओ शेयर है। 49,000 इंडेक्स है, 49,000 के आसपास का बेस है, 250 पॉइंट ऊपर नीचे कर भी देगा तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है अभी भी। इंडिया विक्स 17 के आसपास है, लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप कट मारेगा। HDFC बैंक 4 रुपये नीचे है। आज जो बढ़ने वाले शेयर हैं, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स बताऊँ आपको, तो L&T खड़ेगा अच्छा, 2-2.5% ऊपर खुल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग शेयर होगा आज का। BEL जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, इट्स अ ब्रेकआउट और लॉन्ग पोजीशन अच्छी बनी है इसकी, अगली सीरीज़ के लिए गैप कर रहा है 0.25% का। टाटा मोटर्स 2-3 दिन की तेज़ गिरावट के बाद आज रुक गया, ये 1% गैप कर रहा है। और टाटा की एक और कंपनी है ट्रेंट, उसके अंदर भी करीब 0.5% के आसपास की मजबूती खुलेगी। बजाज फिनसर्व प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, अडानी एंटरप्राइजेस स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कराएगा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज फ्लैट ओपन हो रहा है। ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं
छोटे शेयर्स अगर आप चेक करना चाहें तो खैर तो मार्केट खुली गया है, सीधा ही सीधा ट्रेड देखते हैं। पहला टिक आया 58 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 77 पॉइंट नीचे। ये डाइवर्जेंस थोड़ा दिखेगा लेकिन ये डाइवर्जेंस निफ्टी के 350 पार होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हम 300 के इर्द गिर्द हैं। अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी ने ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस भी ख़त्म हो जाएगा, बैंक निफ्टी पीछे पीछे चलता हुआ आ जाएगा ऊपर। लेकिन फिलहाल थोड़ा वेट कीजिएगा। कुछ एक बड़े शेयर्स हमारे प्रोड्यूसर्स आप फायर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपने HUL देखा, आपने इन्फोसिस को हरे निशान में देखा, HDFC थोड़ा सा फ्लैट था, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है, HDFC बैंक फ्लैट है और लास्ट में L&T और दिखाओ। उसके पास तो गैप था आज 1.5 से 2% का। अब देखते हैं अभी कितना चल रहा है। L&T 3.5 हो गया। ठीक है जी, तो 6 शेयर जिनके पास मार्केट की वेटेज 40% से ज़्यादा बनती है, उसमें से कोई इक्का दुक्का शेयर ही है जो लाल निशान में। तो ज़्यादातर शेयर्स ठीक है। उसकी ही बड़ी वजह है कि आप निफ्टी को अभी भी हरे निशान में देख पा रहे हैं, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। थोड़ा बहुत बैंक्स में HDFC बैंक क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, हल्का सा दबाव यहाँ से बना है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 4 बैंक आप वापस देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। आप देख रहे होंगे जो भी जितने भी मैंने नाम लिए इसमें से ज़्यादातर शेयर अभी हल्के से लाल निशान में है। 2025 का बेहतरीन शेयरों में से बताया जा रहा है कोटक का। पंकज सर से पता करेंगे क्या उनकी भी रिकमेंडेशन है कोटक को लेकर। अगर वो वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है तो अभी वो 1900 के आसपास चल रहा है और इसने इस पूरे एक महीने में 8 से 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट का 10% का नेगेटिव रिटर्न था, बट कोटक ने नहीं दिया था। इसके बारे में चर्चा होगी आगे चल के। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, 1100 वर्सेस 750 800 शेयर है, खराब नहीं है। गैप कोई बहुत बड़ा था नहीं। मार्केट ने 23,300 को देख लिया अपनी स्क्रीन पर, अभी 300 के ऊपर ही पहुंचा है। ध्यान रखा जाए हम रेजिस्टेंस जोन पे टकरा रहे हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस 49,300 का और वहाँ पे 23,350 का है। कितना पार करते हैं देखते हैं, बट हाँ थोड़ा टकरा रहे हैं। और इस बात ध्यान रखिएगा अब लॉट साइज बदल चुके हैं। अब बैंक निफ्टी 30 की कैलकुलेशंस करेगा और निफ्टी 75 की कैलकुलेशंस करेगा, इसलिए सब ओपन इंटरेस्ट वगैरह, रोल ओवर नंबर, ये सब कुछ मैंने आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी सुबह ही रख दिया था। अब कुछ आते हैं कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर। पहले मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, फिर हिट में आप जल्दी से देखते जाइएगा। नवीन फ्लोरिन बढ़िया खुला है आज पोस्ट नंबर्स। आज पावर इंडिया भी 5.5% ऊपर है। कंटेनर कॉर्पोरेशन लग गया 6% का झटका। वर्लपूल गया, इसकी तो प्रमोटर की होल्डिंग ही चेंज हो रही है, 51% से कम कर रहा है होल्डिंग पेरेंट कंपनी। ये शेयर 7% नीचे आ गया। और इसके अलावा इंडियन होटल्स, ITC होटल माफ़ कीजिए, ये आज फिर से 5% के लोअर सर्किट पर खोल रहा है अपने आप को। जब से लिस्ट हुआ तब से इसके अंदर प्रेशर ही नहीं बन रहा ऊपर आने का। आज भी ITC होटल्स नीचे है। प्रेस्टीज के अंदर भी आज करीब 4% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। अब वो हीट मैप लेके आइए जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस समय की सिचुएशन क्या है। निफ्टी के अगर आप टॉप गेनर्स की सूची चेक कर रहे हैं तो उसमें टाटा कंज्यूमर सबसे ऊपर है, L&T पोस्ट नंबर, और इसके अलावा टाइटन भी टाटा की ही कंपनी है, ये 2.5% ऊपर है। IT का थोड़ा दबदबा है आज। मारुति सुजुकी कल रचित खंडेलवाल ने आपको दिया था और वो आज चल रहा है। हमने भी आपसे बात की थी कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, मारुति अच्छा चल सकता है, बेस बढ़िया बना हुआ है। और आज थोड़ी देर पहले पंकज सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। PNB, फेडरल बैंक, ये हरे निशान में शेयर्स दिखेंगे, लेकिन जो बड़े शेयर्स जिसका दम चाहिए, जैसे मैंने बताया एक्सिस, ICI, इंडसइंड, कोटक, HDFC, SBI, वो सब के सब लाल निशान में है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं, बट हाँ फिर भी लाल निशान तो दिख ही रहा है। अच्छा एडवांस डिक्लाइन होने पर भी बड़े शेयर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मार्केट को मूव नहीं आएगा, ठीक है ना। मार्केट मतलब अंदर अंदर वो रेंज में तो रहेगा बट बड़ा ब्रेकआउट नहीं करेगा, वो एब्सेंट हो जाता है उसके अंदर। इस बीच IT के अंदर आज फिर से स्ट्रेंथ है। इन्फोसिस धीरे धीरे करके बढ़िया चला और आपको मैंने बताया भी है कि अगर आप 200 दिनों की एवरेज चेक करेंगे सभी इंडाइसिस की तो IT ने वो पार कर रखी है। इससे गुड साइन है, ये इन्वेस्टमेंट्स को भी ल्योर करेगा अगर FIs वापस इंडिया में आते हैं तो। निफ्टी मेटल इंडेक्स आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। सिलेक्टिव रहिएगा इसके अंदर ग्लोबल एक्सपोजर, डॉलर रूपी इक्वेशंस और चाइना, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप मेटल्स को चेक करें इन तीनों को भी काउंटर चेक कर लो आप। ऑटोस आपकी स्क्रीन पर है, मारुति लीडरशिप दिखा रहा है, देश की दूसरी बड़ी कंपनी M&M दूसरे नंबर पे है और टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। टाटा मोटर्स के लिए ये एक हॉल्टिंग रेंज है, यहाँ पे रुकेगा, चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। अब
हमने इंडाइसिस बता दिए, इंडाइसिस आपके सामने वापस से दिखा देता हूं मैं। निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है 23,300, जैसे मैंने कहा कि 23,350 पार करा लो। बैंक निफ्टी अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी चाहता है उसका बड़ा भाई जो कि 50 का लॉट का रखता है, अब तो खैर 75 हो गया कैलकुलेशंस में, तो वो थोड़ा और चले। तो इसलिए निफ्टी को थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी बैंक निफ्टी को ऊपर ड्रैग करने के लिए। लेकिन सब कुछ चंगा सी टाइप लग रहा है। आज है भले शुक्रवार, लेकिन कल का सेशन होगा और कल का सेशन थोड़ा स्पेशल है, बजट ओरिएंटेड है, इसलिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इंडिया विक्स स्लाइटली बड़ा है 2.5%, बट अभी भी 18 की रेंज में है। इतना विक्स तो बजट से पहले रहेगा ही, एकदम से आप इसको गिरा भी नहीं पाएंगे। अब मानसी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख रही है। चलिए, तो बाजार की ओपनिंग डीप डाइव यहाँ पर पूरी की पूरी एनालिसिस टिम्पी ने आपको बताई, और जिस तरह से हम देख रहे हैं सिलेक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बाजार जरूर दे रहा है, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट बजट से ठीक पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल एंटिसिपेटेड है, लेकिन अप्रोच मार्केट का काफी रैशनल, काफी मैच्योर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए सीधा ओपनिंग ट्रेड्स में बाजार की इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे समझ रहे हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए बाजार की शुरुआत 23,300 के मार्क के ऊपर खुलने की कोशिश की हमने, कामयाबी भी मिली, और इस वक्त भी इसके इर्द गिर्द ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मानसी, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ है और क्लियरली एक फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इम्पोर्टेंट इवेंट के हेड भी हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बुल्स जो है वो पूरे बाइंग जोन में ही है, कंफर्ट में है, तो ये एक अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है अराउंड, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 23,500 पे अभी भी थोड़े बहुत कॉल राइटर्स है, जिनका अनवाइंडिंग बाकी है एक नेक्स्ट फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। डाउनसाइड में अगर हम लेवल्स की बात करें, 23,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कामकाज करेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये एक राय इस वक्त मार्केट पर बनती हुई दिख रही है, और सिलेक्टिव बाइंग और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जरूर इस वक्त मार्केट पर बनाकर रखिएगा। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो बाजार की शुरुआत ही हुई है, थोड़ा मार्केट को सेटल जरूर होने दे, लेकिन इस वक्त रिजल्ट बैक्ड एक्शन, न्यूज बेस्ड एक्शन पर जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, जहां पर मूवमेंट्स हो रहे हैं, उस पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर अपने नतीजों के विपरीत इनफैक्ट आज ट्रेड करता हुआ, अनुमान से कमजोर नतीजे देखने को मिले, बावजूद इसके टाटा कंज्यूमर में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स, जेफरीज और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रही, और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के बाद जिस तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए वैसी ही देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप यहां पर देखेंगे, लक्ष्य 1130 से घटाकर 1100 किए गए टाटा कंज्यूमर पर जेफरीज ने, वहीं न्यूट्रल रेटिंग बरकरार गोल्डमैन सैक्स ने भी रखी। लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन थीम पर आपकी राय क्या होगी, और नंबर्स से फिलहाल तो विपरीत ट्रेड करता हुआ टाटा कंज्यूमर, क्या फंडामेंटली कोई कन्विक्शन इस स्पेस में, इस स्टॉक में आपको नजर आता है? देखिए, अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन थीम को राइड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दो सेगमेंट रिलेटिवली बेटर हैं, जिनमें एक होटल्स आता है, दूसरा हॉस्पिटल्स आता है। तो यहाँ पे दोनों सेगमेंट में आपको ग्रोथ मिड टीन बिल्कुल रह सकती है। आई थिंक जो टिपिकल आपके एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो आप डाबर ले लीजिए या बाकी और कंपनीज ले लीजिए, ग्रोथ म्यूटेड ही है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल में आप इनमें सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देखेंगे, अनलेस की बजट में थोड़ा पॉपुलिज्म आता है, और जिसकी वजह से ये सेगमेंट बेनिफिट कर सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप रिजल्ट्स में देखेंगे, जैसे टाटा कंज्यूमर में हालांकि नंबर्स म्यूटेड थे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो टी प्राइसेस थे वो काफी बड़े थे और मार्जिन में वो इम्पैक्ट देखा, बट कंपनी ने करीब 10% प्राइस हाइक लिया है। एंड अगर टी प्राइसेस फॉर एग्जांपल अगर इसी लेवल पे रहती हैं तो इनको करीब नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट बिल्कुल बेहतर नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि कंपनी ने 5% वॉल्यूम ग्रोथ की बात की है, तो अगर आप बाकी और एफएमसीजी कंपनीज भी देखेंगे तो इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ का एटलीस्ट गाइडेंस है वो थोड़ा बेटर साइड में है। तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहूंगा। सो टाटा कंज्यूमर विद इन दैट थोड़ा बेहतर निकल के आता है, बट इन जनरल जैसे मैंने बताया एफएमसीजी कंपनी जनरली अच्छा तभी करेंगे जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से इनसे आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है।
की स्थिति इस वक्त जो नजर आ रही है, आउट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद फिलहाल करके एफएमसीजी पैक से नहीं चल सकते, लेकिन इवेंट स्पेसिफिक जहां हम लगातार आपको बाजार में ट्रिगर्स इवेंट्स कौन से बताते हैं, आज का तो सेशन ही इवेंट पैक्ड रहेगा और सिर्फ आज ही नहीं, कल का ट्रेडिंग सेशन भी। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द मंथ इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन नहीं है क्योंकि कल बाजार खुलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट है, बजट है और कह सकते हैं कि पहला ट्रेडिंग सेशन है नई सीरीज का जो कि शुरू हो चुका है। फरवरी सीरीज की शुरुआत सदी हुई इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है और कल फुल फ्लेजेड सेशन के लिए तैयार हो जाइएगा। बजट कल 11 बजे पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार देश का बजट पेश करने जाएंगी और आज से शुरू हो चुका है संसद का बजट सत्र। पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करने जा रही है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जिसके साथ साथ बाजार जो है ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो देखिए, नतीजों का एक ट्रिगर तो है ही जिस पर लगातार बाजार ट्रेड कर रहा है, उसके साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स भी, ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं, लेकिन अब यहां पर एक सेशन ही दूर हैं हम बजट के, और बजट के दिन भर बाजार के महारथी, बाजार के मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे बजट की बारीकियां और बजट के साथ साथ बाजार को लेकर किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, क्या कुछ करना है आपको, और हर मौके पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बजट से ठीक पहले और बजट के ठीक बाद भी। तो कल के लिए तैयार हो जाइए। तैयारी आज से ही हमने शुरू कर दी है और जैसे कि हम कहते हैं, बजट बताएंगे, दिखाएंगे सभी, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाएगा सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं बाजार खुलने के साथ साथ, एलएनटी, बीएल, नवीन फ्लोरिन अच्छे नतीजों के दम पर रिएक्ट करता हुआ नजर आया और बीएल पर हमने एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देखी है। शिवांगी, मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग, 350 रुपए प्रति शेयर का टारगेट। पिछले दिनों बीएल के चार्ट्स पॉजिटिव रहे हैं, कुछ न्यूज फ्लो भी देखने को मिले हैं और बजट का ट्रिगर तो है ही जो डिफेंस क्षेत्र के लिए काम करता है। क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, आपने सही पॉइंट आउट किया कि बजट का ट्रिगर जो है वो डिफेंस और पीएसई सेक्टर में काफी एक अच्छा रुझान बनाते हुए मिलता है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बीएल ने एक अच्छी सपोर्ट लिया है अराउंड अबाउट 250 के आसपास और वहां से एक अच्छी पुलबैक मूव हमने देखी है। लगातार पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं कि ये जंक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है बाइंग के लिए इस स्टॉक में। तो यहाँ से लगातार हमने पिछले 3 दिनों में एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखी है। इसका एक प्रीवियस हर्डल जो था 286 का, वो अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक और ऑफ कोर्स नई एक रैली के लिए तैयारी कर रहा है। अपसाइड जो है 300 तक के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 280 के एक इमीडिएट सपोर्ट के साथ। ठीक है, 280 रुपए का सपोर्ट, 300 रुपए के लेवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीएल के लिए। शिवांगी जी, एक बार ना गेल पर व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब संभलने की कोशिश शेयर कर रहा है। क्या ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी शेयर में अभी? जी, गेल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार पिछले 5 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं स्टॉक में। माइनर पुल बैक मूव जरूर देखने को मिला है डेली फ्रेम में, बट सस्टेनेबल नहीं रहा है ये। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो मिसिंग है, फॉलो अप मिसिंग है। मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़े मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे फोकस करें जिसपे सेटअप पॉजिटिव हो। हाँ, मोमेंटम हो, जहां सेटअप पॉजिटिव हो, उसमें फोकस करके चलिए। आज अब देखिए मिड कैप इंडेक्स की भी जो शुरुआत हुई है वो ठीक ठाक हुई है। फिलहाल 400 अंकों के आसपास की तेजी दिखेगी और फिर से 53,000 के पार निकल गया है। तो आज जब ब्रॉडर मार्केट से भी पार्टिसिपेशन अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की अगर हम कमजोरी को छोड़ दें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बाजार में दिख नहीं रही है। एलएनटी नंबर इसके आए थे, एलएनटी में शुरुआत आज अच्छी हुई है। पंकज सर, कल हमने देखा कि कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में कुछ निराशा भी आई हुई, एबीबी के शेयर में हमने गिरावट देखी थी। बजट से पहले आज हम देख रहे हैं कि एलएनटी का शेयर गर्म है, नतीजों का भी असर होगा इस पे। 3,500 के भाव, यहां से आपको किस तरह का प्राइस एक्शन आगे दिख रहा है इसमें? तो देखिए, एलएनटी के नतीजे मेरे हिसाब से काफी बेहतर थे। हालांकि इस क्वार्टर में आपको जो ऑर्डर इनफ्लो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर ज्यादा है, बट कंपनी का ऐसा मानना है कि इस Q4 में करीब 50,000 करोड़ का करीब उनके पास में ऑर्डर आया है जो कि डोमेस्टिक फ्लो पे है।
प्लस दूसरी चीज ये कि स्ट्रक्चरल चीजें इंप्रूव हो रही, जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी करीब 16-16.5% थी, जो अभी कम होकर करीब 12.5% के आसपास आ गई। उसका बेनिफिट ऑब्वियसली आरओई में मिलने वाला है। एंड ओवरऑल सेंस है कि जैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एलोकेशन बेहतर रहेगा, तो मेरे हिसाब से एलएनटी विद इन द पैक काफी बेहतर शेयर है। ये हमारे न्यू ईयर पीक में भी था और मुझे लगता है कि ये शेयर काफी अच्छा करना चाहिए। बाकी अगर कंपनी हैदराबाद मेट्रो वगैरह पे मोनेटाइजेशन कर पाती है तो मेरे हिसाब से वो एक और भी बड़ा ट्रिगर होगा। हालांकि वो अभी इतनी जल्दी तो मैं उम्मीद नहीं करता, बट एक वो भी उसमें एक ट्रिगर मुझे दिखता है। सो दैट वे आई थिंक एलएनटी के नंबर अच्छे। जो आपकी एमएनसी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, देखिए उनमें प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एंड अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो करीब 80 से 90 टाइम फॉरवर्ड में कंपनीज चल रही थी। सो वैल्यूएशन के हिसाब से आपके पास में हेडरूम था नहीं। एंड थोड़ा क्योंकि फर्स्ट हाफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट आया था, तो वही स्टॉक में आपको अच्छा खासा करेक्शन मिला है। आई थिंक अगर सरकार थोड़ा बेहतर करती है तो कहीं ना कहीं फिर वो एक स्पेस होगा जो मैं एक्टिवली देखना चाहूंगा। हालांकि वैल्यूएशन अभी भी रिच है करेक्शन के बाद में, बट यस काफी कुछ डिपेंड करेगा कि बजट में आपका ओवरऑल एलोकेशन कैसे निकल के आता है, स्पेशली जैसे रेलवेज वगैरह हो गया, बिकॉज रेलवे की अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज डेफिनेटली ट्रैक करती हैं। तो ओवरऑल आई थिंक बजट उनके लिए थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, एलएनटी को लेकर ये व्यू। निफ्टी फिलहाल 70 अंक नीचे हो, और अगर आप निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स उसमें टाटा ग्रुप के शेयरों की बात करें तो वहां पर आज अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर में 3% की तेजी है, ट्रेंट में तेजी है, टाइटन में तेजी है, टाटा मोटर्स में भी हम देख रहे हैं कि सीएलएससी की अच्छी रिपोर्ट आई है कल की पिटाई के बाद, तो टाटा मोटर्स के शेयर में थोड़ी सी बाइंग लौटी है। हालांकि उतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, 700 के ऊपर आकर आपको भाव जरूर दिखेंगे, लेकिन 1-1.25% के आसपास की तेजी है। शिवांगी, व्यू जरा ट्रेंड पर चाहिए, क्योंकि अच्छे खासी प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हुआ था शेयर, 5,500 रुपए के नीचे भाव आ गए थे और वहां से थोड़ी स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख रही है। क्या इस पर यकीन करें, ट्रेंड की तेजी पर? जी, ट्रेंड पे पिछले 3 दिनों से एक बिग सेटअप बनते हुए दिख रहा है। हालांकि लोअर लेवल से ऑफ कोर्स एक अच्छी सपोर्ट लेते हुए दिखी है 5300 के आसपास, बट ओवरऑल मेरा यहाँ मानना है कि यहाँ पे म्यूटेड रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से डाउन साइड ज्यादा नहीं लग रहा है, बट अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं 5750 पे कैप्ड नजर आ रहा है। तो ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो फेस करना पड़ेगा हमें स्टॉक में। हालांकि पूरे इस क्षेत्र में एक अच्छी मोमेंटम जरूर बनी हुई है, पर मेरा यह मानना है कि कंजम्पशन थीम पे अगर फोकस करें तो वहां पे एक बेटर प्लेस्ड है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, कंजम्पशन में और कहां फोकस करें, एक बार कल्याण ज्वेलर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में करीब 20% के आसपास का हमने उछाल देखा था और आज ये हम प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। वायदा का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, 6.5% के आसपास की तेजी है। कल्याण ज्वेलर्स, पंकज जी, ये स्पेस आपको कैसा लगता है ज्वेलरी का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग नजर से देखा जाता है जो भी ज्वेलरी स्पेस है। कल्याण ज्वेलर्स कैसी लगती है कंपनी आपको ये? तो देखिए, ज्वेलरी स्पेस में जो एक कंपनी मुझे बेहतर लगती है वो टाइटन है, बिकॉज सी ज्वेलरी बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। आई थिंक वहां पे टाटा थोड़े अनपैरेलल्ड है। लास्ट क्वार्टर थोड़ी सॉफ्टनेस थी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एक तो गोल्ड प्राइसेस काफी हायर थी, प्लस सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी वगैरह कट किया था, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट देखा था हमने फर्स्ट हाफ में। एंड स्टॉक में एक थोड़ा टाइम करेक्शन भी हुआ। तो मेरे हिसाब से टाटा और टाइटन सबसे बेस्ट प्लेयर है इन दैट स्पेस। बाकी और कंपनी मैं कवर नहीं करता और ऐसा कोई मेरी मंशा भी नहीं कि मैं कवर करने वाला। 75 अंकों की बढ़त है। देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर तो बना रहा है, मैं उसमें एक शेयर को क्रेडिट देना चाहूँगा, बट अभी वो चला नहीं है। और उसी के साथ मैं अपने नए मेहमान का भी स्वागत करता हूँ, आदित्य अग्रवाल का, और पहला क्वेश्चन वही उनसे पूछता हूँ। आदित्य भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैसे तो मैं आपकी ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत करता, लेकिन शेयर पूछता हूँ आपसे रिलायंस। मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा रखा है, आवरली चार्ट पे टिपिकली वो ब्रेकआउट कर रहा है 1255-56 पे। थोड़ी देर पहले मैंने शिवांगी से ही पता किया था, शिवांगी भी कह रही थी हाँ बहुत इंपॉर्टेंस है ये, अगर चला तो फिर बढ़िया मूव देगा। चल जाएगा सर, चल जाएगा? चांसेस कितने हैं रिलायंस के आज चलने में? बिल्कुल, रिलायंस मुझे भी लग रहा है कि ये एक मूव के लिए
ड्यू है और आज मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छी खासी बढ़त आनी चाहिए। 1300 तक का मुझे लग रहा है लेवल यहाँ पे एक देख सकते हैं हम, और नीचे स्टॉप लॉस अगर हम लगाए तो 1235 के आसपास एक अच्छा स्टॉप लॉस बनकर आता है। 1235 से 1240 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। और अगर मैं आरएसआई को प्लॉट करूं तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है यहाँ पे डिम्पी जी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। रिलायंस पे 1300 का पहला टारगेट लगाए, अगर उसको निकाल के सस्टेन करता है और आप होल्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पोजीशन को, तो बिल्कुल करें। 1360 का नेक्स्ट टारगेट आएगा। अरे आप ये 1300 और 1360 के दो टारगेट दे रहे हो, स्टॉप लॉस भी दो फिर। तो मैं नई सीरीज की शुरुआत रिलायंस के साथ करना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे जैन में चला नहीं, फेब में चल सकता है। स्टॉप लॉस दो सर। 1230 डिम्पी जी। 1230 भी छाप दो प्रोड्यूसर साहब, इसके अंदर 1230 का लगाओ स्टॉप लॉस। फरवरी सीरीज का दमदार एक ट्रेड हो सकता है। नहीं चला हुआ शेयर है, बहुत दारोमदार है, चल गया तो बहुत सारी तकलीफों को ये दवाई है। ये मतलब इसकी वेटेज इतनी है कि अगर मार्केट में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो ये उसी को ही ठीक कर देता है 1 मिनट में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आदित्य आप अपने ट्रेड बता दीजिए प्लीज। पहला स्टॉक मेरे रडार पे डिम्पी जी MGL का रहेगा। बहुत शानदार एक ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन से, करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि स्टॉक ऊपर है बट मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप और होने वाला है MGL पे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है हमको 1320 का, 1320 का स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में टारगेट पहला 1400 का आएगा और उसके बाद 1450। तो 1450 दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है MGL में, और 1320 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे लार्सन एंड टुब्रो LNT का रहेगा। उसमें भी एक शानदार बढ़त हमें देखने मिल रही है। करंट लेवल्स पे उसमें भी खरीदारी करें। यहाँ पे आपको कम से कम अच्छा खासा बढ़त देखने मिलेगा। 3600 का टारगेट है यहाँ पे डिम्पी जी मेरे लिए LNT में। 3600 टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और 3460 का स्टॉप लॉस लगाए। 3460 का स्टॉप लॉस और 3600 का टारगेट। ठीक है, मैं आज थोड़ा पंकज सर को भी थैंक यू करूंगा। उन्होंने सुबह मैंने उनसे पूछा था SRF, लेकिन SRF बताते बताते उन्होंने नवीन फ्लोरिन के नंबर्स और साथ में उससे जुड़ी हुई कमेंट्री अच्छी दी थी। पंकज सर आपको पता है शेयर कितना ऊपर हो गया? वो 8% ऊपर हो गया, डेज हाई पे चल रहा है। F&O का टॉप गेनर है और लॉन्ग पोजीशंस में 11% ओपन इंटरेस्ट के साथ आ गया ये शेयर। डेट में सब कुछ चंगा सी टाइप हो गया इसके अंदर, और आपने इसके बारे में बताया, सुबह ही हमको गाइड कर दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। 2 दिन से एक शेयर मैं आपको और नोटिस करवा रहा हूँ, वो है कल्याण जी ज्वेलर्स। बहुत बुरी तरह से टूटा, लेकिन पिछले 2 दिन से अपना बेस बनाया हुआ है। जरा दिखा दो पिछले 3-4 दिन में कल्याण जी कितना चला। इस शेयर को तो नहीं पता करूंगा मैं, कुछ और शेयर जरा शिवांगी से पता करता हूँ। शिवांगी, जहाँ पे थोड़ी पोजीशंस बन रही है बट क्योंकि बिल्डअप नहीं है, नई सीरीज़ की शुरुआत है, बट फिर भी मेरे को लग रहा है साइंट एक सही जगह पर प्लेस्ड है। एक बार जरा चेक करना, C से शुरू होगा साइंट। जी, साइंट की अगर बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी थिन है और हमने देखा है कि स्टॉक में एक मंथली ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रेशर और बनी रहेगी। थोड़ा पेन पॉइंट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। नहीं, बात आपकी ठीक है कि पेन पॉइंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन शिवांगी आपको नहीं लगता ये 1320-30 की रेंज इसका एक बॉटम बन चुका है? शायद उस जल्दी ना तोड़े। अगर आप आवरली डेली चार्ट चेक करेंगे वो रेंज आपको दिखेगी। एक बार जरा गाइड एक्चुअली जिनके पास पड़ा है ये माल। जी बिल्कुल, 1300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिखा है मंथली बेसिस पे भी, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक में जो फॉलो अप है वो बिल्कुल मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक मूव जरूर है, बट कितना सस्टेनेबल है वो हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर में। ठीक है, खैर इस बीच मेरे सहयोगी वरुण भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सन फार्मा के नंबर्स के रिगार्डिंग, और एक बार जरा पहले उनसे नंबर्स पता कर लेते हैं, फिर आदित्य जब तक आप चार्ट्स देख के रखो, ठीक है ना। ये शेयर भी अच्छे शेयर्स में से एक है। मेरे को ना कई बार भारती एयरटेल और सन फार्मा अगर प्राइस हटा दिए जाए, चार्ट के ऊपर से नाम हटा दिए जाए ना, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे दोनों शेयर्स को, कि दोनों का चार्ट सिमिलर चार्ट जैसा है और दोनों का पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ऐसा है। भारती एयरटेल और सन फार्मा एक जैसी वाइब्स आती हैं, बिल्कुल एक जैसी वाइब्स आती है दोनों को देख के। पहले जरा सन फार्मा के बारे में पता कर लेते हैं वरुण से, और उसके बाद फिर वापस आते हैं आदित्य के पास। वरुण जरा पहले बताइए सन फार्मा के बारे में। अच्छे नतीजों की उम्मीद है। रेवेन्यूज़ और एबिटा में 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मुनाफे में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.6% के आसपास। अब मदद जो मिलेगी वो पूरी तरह से जो हायर स्पेशलिटी सेल्स है वहाँ से आपको देखने मिलेगी, और साथ ही साथ रेवलीमेट की जो सेल्स है उसमें थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स जो है
उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यूएस के मार्केट्स में साल 10 साल अगर आप देखें तो करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। भारतीय मार्केट्स में करीब 10% की ग्रोथ होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर करने वाली है। हालांकि तिमाही अगर आप देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल R&D स्पेंड्स है वो बढ़ सकते हैं और इसका असर जो है कंपनी के मार्जिन्स पे आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। नज़र में रखिएगा जो ओवरऑल ब्रांडेड जेनरिक सेल्स है कंपनी की वो कैसे निकल के आती है और साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और क्लिनिकल ट्रायल कंपनी कर रही है उसके ऊपर क्या अपडेट कंपनी देती है वो आप देखिएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे तो अच्छे रहने का अनुमान है। ये मुनाफे की कैलकुलेशन है 13% मुनाफा इस तरह के सीजन में जहां पर अनसर्टेनिटी हो। इनका भी पता है आपको 50% बिजनेस फॉरेन से ही आता है, मोर देन 50% बिजनेस, तो वहां पे भी अनसर्टेनिटी। हालांकि डॉलर रुपये इक्वेशंस कई बार बेनिफिशियरी हो जाती है, वो भी इस बार के फार्मा और आईटी दोनों के अंदर दिखी है। एक बार आदित्य आपने इसका चार्ट चेक कर लिए होंगे, जरा देख के बताइए सर सन फार्मा कोई ट्रेड बनता है? डिम्पी जी 1790 तक का एक ट्रेड बनता है। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं मैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि अभी साइडवेज कंसोलिडेशन थोड़ा और बाकी है स्टॉक में और थोड़ा एक डिप और आ सकता है एक पुल बैक के बाद। तो 1790 इमीडिएट टारगेट्स आते हैं मेरे। नीचे में सपोर्ट इसका अच्छा खासा 1750 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर आपको ये छोटे से मुनाफे के लिए ट्रेड करना है तो फिर आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। 1790 का टारगेट लगा है, 1750 का स्टॉप लॉस लगा है। उसके अलावा अगर पोजिशनल ट्रेड आप देख रहे हैं सन फार्मा में तो अभी अवॉइड करें। थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन मुझे लग रहा है अभी बाकी है स्टॉक में। वो आने के बाद आप देखेंगे कि मंथली और वीकली चार्ट्स पे अभी भी स्टॉक ओवरबॉट है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं करेक्शन अभी ड्यू है इसमें। कुछ एक कंपनीज ऐसी भी हैं जिसका डाटा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसमें से एक है सेल, स्टील अथॉरिटी। कुछ तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, कुछ डॉलर पे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स है, कुछ डंपिंग की प्रॉब्लम्स है। जरा दिखाना इसका एक मंथ का चार्ट दिखाओ और 6 महीने का भी चार्ट दिखाओ। अभी भी जब नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है तो इसके अंदर शॉर्टिंग हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं टूटा ये, और आप मंथ 6 महीने में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक मंथ में क्रैक काफ़ी अच्छे दिखे इसके अंदर सेल पे। पंकज सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन, स्टील कंपनीज में वैसे मैं पूछना JSW चाहता था बट अलग रीज़न से नहीं पूछ पाया। सेल जरा बता दीजिए आपको कितना कंफर्ट लगता है अगर आपकी कवरेज है तो। देखिए स्टील कंपनीज में मेरा कंफर्ट ज्यादातर JSW स्टील पे है। ओवरऑल सेंस यही है कि देखिए Q3 तो थोड़ा वीक ही था बट Q4 में बेहतर नंबर आने की उम्मीद है और उसमें ऑब्वियसली सेल भी बेनिफिशियरी होगा। 2-3 चीजें, एक तो जैसे NMDC ने प्राइसेस कम की हैं, प्रॉब्ली इस क्वार्टर में भी प्राइसेस कम करने वाला है। प्लस क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सेफगार्ड ड्यूटी लगाने वाली है तो उसके चक्कर में थोड़े इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं, तो उससे डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े रिलेटिवली बेटर हुई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टील कंपनीज Q4 के नंबर्स काफी रिलेटिवली बेहतर आने वाले हैं। प्लस अगर सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया तो आई थिंक ये पूरा पैक है जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से मेटल में काफी बेहतर प्लेस है एंड हमें लगता है कि पोस्ट बजट सरकार कहीं ना कहीं फेब मंथ में सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म या के हिसाब से ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ओके, मेटल्स में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेहतर प्लेस नजर आता है हमारे एक्सपर्ट्स को। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ही 10:10 पर बजट के महारथी में हमारे साथ DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी जुड़ेंगे बाजार पर और बजट से ठीक पहले उनका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार पर तो हमारी नजर है ही, इक्विटी मार्केट्स पर हमारी नजर है ही, लेकिन साथ ही कमोडिटी मार्केट पर भी हमारी पैनी नजर है। बुलियन मार्केट की ही अगर बात करें, सोने चांदी की चाल पर एक फोकस होना चाहिए क्योंकि MCX पर आज भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि प्रेशियस मेटल्स में हम एक्शन देख रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं 82,210 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ सोना, और इस वक्त अगर आप देखेंगे पॉइंट वाइज मजबूती और रिकॉर्ड ऊंचाई के लेवल्स। ज्वेलरी इंडस्ट्री की भी मांग और उम्मीदें हैं बजट से, और कंजम्पशन बूस्टिंग मेजर्स सरकार कुछ लेकर आए, यही मांग है। पिछली बार जो इंपोर्ट ड्यूटीज में रिडक्शन हुआ था वो काफी हद तक डिमांड को ड्राइव करने का काम कर गया, और इसी के चलते सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर लगातार प्रेशियस मेटल्स का जिक्र होता ही रहता है, सोने चांदी का जिक्र होता ही रहता है। और बजट के भी दिन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट ही नहीं, इक्विटी मार्केट के साथ साथ कमोडिटी बाजार में बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और बजट अनाउंस हो जाने के बाद एक्सपेक्टेशंस पर कितना खरा उतरा बजट, इस पर भी खास पेशकश हम लेकर आपके लिए लाने वाले हैं।
लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन और मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस पर एक नजर दौड़ाते हैं। गेल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले। आदित्य, गुड मॉर्निंग। रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर काफी अच्छे थे नंबर्स, पॉजिटिव सेट, लेकिन मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन भी विटनेस किया गया। करीब 4% की तेजी के साथ जैसे ही कल नतीजे आए तब भी ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा था। इस वक्त भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम गेल में कायम है। आई थिंक एमजीएल पर आपकी राय थी, गेल पर भी आपकी राय दीजिए। मानसी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड अगर नहीं भी ले तो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखा और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से स्टॉक एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो इसमें अपसाइड काफी बड़ा आ सकता है अगर यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होता है। नीचे स्टॉप लॉस आप लगाए 160 का और ऊपर में टारगेट इसमें 200 से 210 के आते हैं। तो आप इसको पोजिशनल बाई करें, होल्ड करें 1 से 2 महीने और 200 से 210 के लक्ष्य के लिए इसको बना के रखें। अगर 210 क्रॉस करता है तो शायद 240 जो प्रीवियस पीक था इसका उसको भी क्रॉस कर सकता है। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। गिरावट के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो गए हैं ओवरबॉट रीजन से और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए पोजिशनल ट्रेड के दौर हिसाब से और 210 से 240 के टारगेट्स रखें। ओके, तो चलिए मजबूती है और मोमेंटम यहाँ पर कायम रहने की पूरी संभावना इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बाजार पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह जिन लेवल्स का हम जिक्र कर रहे थे वहां पर बाजार इस वक्त पहुंचता हुआ निफ्टी 23,350 के लेवल्स को पार करके इस वक्त 100 अंकों की मजबूती दिखाते हुए। डिम्पी, आज सुबह इन लेवल्स का जिक्र किया था हमने। हाँ, इसलिए किया था क्योंकि मानसी ये 20 दिन की एवरेज है और हमने आपको कई बार बताया कि 20 दिन और 200 दिन याद रखने वाली चीज़ है कि 20 दिन हमेशा ट्रेडर्स एवरेज होती है और 200 दिन हमेशा इन्वेस्टर्स एवरेज होती है। तो बैंक निफ्टी आ चुका था, निफ्टी को आना बाकी था। निफ्टी ने भी फाइनली बजट से ठीक पहले आ गया और ये हमारा टारगेट था। रेजिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ पर आके रिलायंस का बहुत बड़ा रोल बनेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आदित्य से और शिवांगी से दोनों से पता किया था और रिलायंस अभी आप देखो 6 रुपये ऊपर है ना, डेज हाई पे है, बट थोड़ा और शूट करना चाहिए इसको। और मेरे हिसाब से आज अगर रिलायंस चल जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 12.75 पार कर जाए आज ये, तो फिर एक सेफ जोन में ला के आपको खड़ा कर देगा। तो जितना आपको शॉर्ट कवरिंग से पहले चाहिए था वो मिल चुका है। सीरीज के फर्स्ट डे निफ्टी को चलना चाहिए था, चल गया। डाइवर्जेंस खत्म हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में और काफ़ी हद तक रिलायंस और कुछ हद तक आईटी कंपनीज L&T ये आज काफ़ी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और देखना धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी भी आएगा हर निशान में, बट मार्केट को 350 पे रुकना होगा। इसलिए मेरे को 350 की इंपॉर्टेंस आपके सामने रखने की एक पॉइंट मिला। बिल्कुल, जिसका जिक्र हमने सुबह किया था और इस वक्त ये लेवल को टच करता हुआ निफ्टी और इंडेक्स वाइज तो अभिषेक बाजार सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव बूस्ट नंबर्स से भी मिल रहा है। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं और उसी के साथ साथ बाजार को एक सपोर्ट भी मिल रहा है। निश्चित तौर पर मानसी देखिए, FIs भी क्यों लौटेंगे, वो भी तो इंडियन इकोनॉमी की अच्छी स्थिति अच्छे नतीजे देकर ही लौटेंगे। और अब तक के जो नतीजे आए हैं ऑलमोस्ट 25-26 नतीजे निफ्टी के आ गए हैं और मतलब अब आधे नतीजे बीतने के बाद हम ये कह सकते हैं कि थोड़े बेटर साइड पर अर्निंग्स दिख रही हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमें बाजार में भी देखने को मिल रहा है। मतलब एक निश्चित तौर पर यह भी चीज़ है कि थोड़े वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। 12% निफ्टी नीचे आ गया, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें 18% नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो थोड़ी बाइंग तो लौटनी लाजमी भी है और बजट सामने खड़ा भी है। हम तैयार हैं, उम्मीद करके चल रहे हैं कि कुछ अच्छे बढ़िया न्यूज़ वित्त मंत्री भी अगर दे देने तो ये FIs का कन्विक्शन और लौट जाएगा और बाजार की जो रफ्तार है यहाँ से कायम रहेगी। देखिए RBI ने अपना काम कर दिया है, RBI ने दे दिया है 1.5 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी बूस्टर। अब जो नजरें हैं वो वित्त मंत्री साहिबा पर हैं। चलिए, तो बिल्कुल प्लेटर तैयार हो रहा है, एक एक कर सारे ट्रिगर्स जो है हमारे हक में ही है। नतीजों की जहां बात चली है, आज इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स आने वाले हैं। क्विकली गौरव से जान लेते हैं कि नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी डिस्कशन होगा। गौरव बताएं, नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? जी हाँ, इंडसइंड बैंक पे खास नज़र बनी रहेगी क्योंकि कंपनी जो है अपने नतीजों के साथ आने वाली है। और अगर हम बात करें प्री क्वार्टरली अपडेट्स की तो वहाँ पे पहले ही हमने एक वीकनेस जो था वो देखा था। एडवांसेस में सिर्फ 13% का ग्रोथ था, जो कि लगभग पिछले 10 क्वार्टर्स में एक स्लोएस्ट ग्रोथ हमने देखा। और डिपॉजिट्स में अगर हम सीक्वेंशियली बात करें तो एक डिक्लाइन भी देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान की तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे अनुमान भी वीक ही बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो फ्लैट ही रह सकता है क्योंकि इस क्वार्टर में कहीं पे जो हाई यील्डिंग सेगमेंट्स है जैसे MFI और क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए
नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट की एक गिरावट जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीओपी की, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें जो है वो फैक्टर इन करेगी। सबसे पहले फी इनकम जो कि एक फ्लैट रह सकता है और कॉस्ट टू इनकम जो कि हाई रह सकता है, और इसके चलते हुए पीपीओपी में कहीं पे 14% की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में ही बैंक ने कहीं पे 500 करोड़ के जो एडिशनल प्रोविजंस थे वो किए थे, और इस क्वार्टर की भी बात करें तो कहीं पे प्रोविजन जो है वो ऐसे ही एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकते हैं। इसी के चलते क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी लगभग 2% पे आ सकता है, और इसी सब का इम्पैक्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बोले तो 45% का एक डिक्लाइन जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की, तो उस पर ध्यान जो है वो बना रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि स्लिपेजेस में इस क्वार्टर में भी कहीं पे 30% तक ग्रोथ जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इवेंट्स जो बैंक के साथ हुए थे, इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी। सबसे पहले आता है बैंक के सीएफओ ने जो फिलहाल में ही रिज़ाइन किया है, और दूसरा बैंक ने कहीं पे अपना एमएफआई पोर्टफोलियो है जो है 1500 करोड़ से भी ज़्यादा वो बेचा था एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को, जो कि लगभग 5% ऑफ द टोटल बुक है। तो इसी सब के चलते हुए आगे जाके बैंक की कमेंट्री कैसे रहेगी, इन सब का इम्पैक्ट बैंक पे कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स पे बैंक कैसे कहता है, और आखिर में जो एमएफआई जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था उसके ऊपर बैंक का ओवरऑल आउटलुक कैसे रहेगा वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ी वीकनेस जो है इंडसइंड बैंक के नंबर्स में इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली गौरव, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। और इनफैक्ट मैनेजमेंट में जो बदलाव हुए हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट, और इसके अलावा भी नतीजों से ठीक पहले अगर देखें कॉशियस ही है 961 के लेवल्स पर। आदित्य, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद पंकज से फाइनेंशियल्स पर। पंकज, गुजारिश आपसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर भी एक फोकस कीजिएगा। आदित्य, आपसे ही जानेंगे उस पर भी, लेकिन पहले इंडसइंड बैंक पर अपनी राय दीजिए। आधे % की तेजी यहाँ पर। मानसी, मुझे लग रहा है स्टॉक में एक तेजी आनी चाहिए। स्टॉक ने भारी गिरावट देखा है, कंसोलिडेशन हो गया है। अगर नतीजे खराब आते हैं और थोड़ा वीकनेस स्टॉक में दिखने मिलता है तो आप और फ्रेश ऐड कर सकते हैं। 900 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक पे, और करंट लेवल्स पे मैं बिल्कुल खरीदारी की सलाह दूंगा। अगर आप 50% करंट लेवल्स पे खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए, और अगर नतीजे खराब आते हैं और करेक्शन होते हैं तो बाकी ऐड करें। और अगर नतीजे सरप्राइज करते हैं, अच्छे आते हैं और मार्केट स्टॉक में मोमेंटम आता है, 1000 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है ये दमखम रखता है 1200 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का। और एक गैप एरिया भी है वहाँ पे मानसी, तो मुझे लग रहा है वो गैप एरिया आने वाले दिनों में फिल करेगा। 1200-1250 के जोन पे गैप एरिया है, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करें। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, 1000 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो और ऐड करें पोजीशन को, या फिर 900 के लेवल्स पे अगर करेक्ट करके आता है नीचे तो भी ऐड करें। ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा है। तो नतीजों से पहले हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का भी कन्विक्शन फिलहाल इंडसइंड बैंक पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस नतीजे जो हैं इन लाइन आए, नेट इंटरेस्ट इनकम बेहतर रही, स्कोर कार्ड को अगर देखेंगे मुनाफा इनफैक्ट अनुमान से बेहतर रहा, हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव थे। इस वक्त हम देख रहे हैं कल के गेंस के बाद स्टॉक जो है मूव नहीं कर पा रहा है ऑन पॉजिटिव साइड, लेकिन हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव। और कॉन कॉल के हाइलाइट्स भी देखें तो मीडियम टर्म गाइडेंस को डिलीवर करने की पूरी तैयारी, और बैलेंस शीट में भी करीब 25% की ग्रोथ, 25% के इजाफे की बातचीत कही गई। आदित्य, बजाज ट्विंस पर एक राय दीजिएगा। मानसी, अगर हमें लग रहा है कि निफ्टी 50 में कुछ स्टॉक्स एनबीएफसी स्पेस में खरीदना चाहिए, तो मुझे लग रहा है बजाज ट्विंस का समय आ गया है। दोनों ही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस मेरे रडार पे है, और इसमें पोजिशनल आपको बेट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो मूव आ चुका है 7300 से स्टॉक 8300 के लेवल्स तक टेस्ट कर चुका है, तो वो एक मूव आ चुका है स्टॉक में। थोड़ा कंसोलिडेशन होगा करंट लेवल्स में, मुझे लग रहा है 7800 के आसपास, 7700 7800 ये कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए। यहाँ पे एक्यूमुलेट करें स्टॉक को, और कम से कम इसको 1 से 2 क्वार्टर दे। स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली मुझे लग रहा है 9000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें 8400 का है, जो कि कल आसपास एक रेजिस्टेंस भी था। 8400 को अगर क्रॉस करके स्टॉक सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली 9000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अब अगर हम बजाज फिनसर्व की बात कर ले तो ये भी एक अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है, और इसका जो 200 डीएमए है जो कि अब 1660 के आसपास में है मानसी, वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर की तरफ 2000 तो पहला टारगेट आएगा, इस पर 2100 नेक्स्ट टारगेट आएगा। तो दोनों ही स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो बजाज ट्विन शेयर्स है, मुझे लग रहा है इसमें आपको बेट लेना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड ले, पोर्टफोलियो में ऐड करें, और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी तेजी इसमें देखने मिल सकती है।
ठीक है, बजाज फिनसर्व 2000 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए तैयार है। बजाज फाइनेंस की बात करें, नए हाइस पर ऑलरेडी कल हमने शेयर को देखा था और आगे भी अभी दौड़ इसकी जारी रहेगी। 8400 रुपए तक के लेवल्स आप बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं। ये आदित्य का व्यू इन दोनों शेयरों पर। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर आपकी रणनीति है, कैसे बनेंगे पैसे? एक स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम अभी देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है टाइटन। आप देखिए 3460 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 20 डीएमए के ऊपर आज फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट की है। इतना ही नहीं, स्टॉक ने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट दे रहा है। एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अभी टाइटन का कॉल तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दर्शक मित्रों से ये भी कहूंगा कि स्टॉक अभी फिलहाल बहुत अच्छे लेवल पे है। ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ना जब तक रही ऑप्शन की बात, 3400 का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह है। 159 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 130 का एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट 185 से लेकर 220 का है। मैक्सिमम लॉस 5075 का है और टारगेट की बात करूं तो 10675 का अल्टीमेट प्रॉफिट यहाँ पे होने की संभावना है। ठीक है, टाइटन की 3400 वाली कॉल खरीदी है। 3475 रुपए के आसपास के भाव हैं। आज बढ़िया स्ट्रेंथ है टाइटन के शेयर में और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। 3400 वाली कॉल आपको मिल जाएगी 159 रुपए के भाव पर। आपको इसमें टारगेट जो बनेगा वो बनेगा, पहला टारगेट 185 रुपए का, दूसरा लक्ष्य होगा 220 रुपए का और स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 130 का। तो ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। अधिकतम मुनाफा 10,675, अधिकतम नुकसान जो है 5,075। ये प्रति लॉट के ये कैलकुलेशंस है। तो ठीक ठाक एक बेहतर रणनीति आपके लिए। और ऐसे स्टॉक में जहां पर मोमेंटम है, कुछ देर पहले हमारे अन्य मेहमान थे, उन्होंने भी टाइटन को लेकर कन्विक्शन जताया है। तो यहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। कुणाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर से मुलाकात आपसे जल्दी होगी और उम्मीद करके चलेंगे कि बजट पर भी आपसे मुलाकात हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और शेयर पर जरा व्यू लेंगे। और आदित्य, आप जरा मारुति सुजुकी के बारे में जरा राय दीजिए। शुरुआत की है शेयर ने, 12,000 रुपए के ऊपर भी निकला है। मारुति में आप ये मोमेंटम और बिल्ड होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है फोर व्हीलर स्पेस में मारुति एमएनएम दोनों ही दमखम रखते हैं ऊपर का लेवल्स दिखाने के लिए। मारुति की अगर हम बात कर ले, स्पेसिफिकली 200 डीएमए के ऊपर निकला है स्टॉक। आज काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था। एक हम इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, उससे ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल सलाह रहेगी खरीदारी करने के लिए। नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 12,000 का और ऊपर में टारगेट आपको 12,800 से लेके 13,200 तक के मिल जाएंगे। तो 12,800, 13,002 टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको लगाना है नीचे 12,000 का। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे ये स्टॉक। और जस्ट अभी ब्रेकआउट आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मोमेंटम बिल्डअप इसमें और होगा एज वी मूव अहेड इन द ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, मारुति सुजुकी के लेकर व्यू ये अच्छी तेजी है। आज हमने बाजार खुलने से पहले जिन शेयरों की चर्चा की, आप देखिए नवीन फ्लोरिन के बारे में चर्चा की थी और राय दी थी पंकज पांडे ने। 9% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। गेल में भी एक्शन बढ़ा है, 5% के आसपास की तेजी गेल में है। कल्याण ज्वेलर्स भी 9% है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एल&टी साइंट में 4% से ज्यादा की तेजी पर कारोबार हो रहा है और एक्शन हम देख रहे हैं कि एमजीएल के शेयर में भी है। आदित्य, एक बार जरा एस्ट्रल के बारे में व्यू दीजिए। काफी दिनों बाद हम इसको एक्शन में लौटते हुए देख रहे हैं। एस्ट्रल कैसा लग रहा है आपको शेयर? 1,500 रुपए के ऊपर फिलहाल है, हालांकि हमने ऊपरी स्तरों से काफी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग शेयर में देखी है। बिल्कुल अभिषेक जी, अच्छी खासी बिकवाली आई है स्टॉक में और एक बेस फॉर्मेशन के बाद आज पहला दिन है स्टॉक ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा था। वापस से ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला है। 20 डीएमए एक लगातार रेजिस्टेंस के जैसे इसमें एक्ट कर रहा है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, आज के ट्रेडिंग सेशन को जाने दूंगा, देखते हैं कि कल या मंडे को कैसा परफॉर्म करता है स्टॉक। अगर ये 1550 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मैं एक इसमें फ्रेश बेट लेना चाहूंगा। ऊपर की तरफ अगर इसमें चाल आती है तो बहुत लंबा चाल आ सकता है। 1700 तक के टारगेट्स इसमें बनते हैं 1550 के ऊपर। नीचे स्टॉप लॉस फिर हमको 1450 का लगाना है। तो आज पहला दिन है अभिषेक जी जहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो करंट लेवल्स पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। 1550 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है स्टॉक तो फिर डेफिनेटली मैं इसमें फ्रेश एडिशन लूंगा, करूंगा लॉन्ग के लिए। 1450 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1700 के टारगेट्स।
खैर इस बीच अगर आप मार्केट्स में देख रहे हैं तो न केवल 350 पार हुआ है बल्कि 387-88 के लेवल्स इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैंने एक ऑप्शंस भी डाली हुई है, ऑल्दो ऑप्शंस अभी नई है इसलिए उतना स्पार्क नहीं दिखा रही हैं, बट आप थोड़ा बी अवेयर रहना। बजट के अंदर ऑप्शंस भी काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएंगी। 17.5 का विक्स अभी भी खड़ा हुआ है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप दिखाना है ना, फिर आप 23,300 वाली दिखाओ जिसको जस्ट अभी हमने पार किया है, वो ज़्यादा आपको अच्छे से दिखेगी। 23,400 की नहीं, 23,300 वाली दिखाना। हाँ, 23,300 की कॉल और पुट दोनों दिखाओ। 23,300 कर दो। यस, देखो 18% ऊपर आ गई, शॉर्ट कवरिंग हो गई। फर्स्ट डे 40% का माइनस हो गया और पुट के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर आ गया, यानी कि जो मंदी वाले लोग थे वो सिस्टम से धीरे करके बाहर जा रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ कल से ही आप देख रहे होंगे, आपके सोशल मीडिया अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो उसमें है काश पटेल का नाम। काश पटेल आपको पता ही है कि उनको FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। FBI एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि US की है और देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे को दो चीज़ें देख के अच्छी लगी। पहला, एक तो देखिए पूरा खचाखच भरा हुआ था हॉल जहाँ पर वो अपनी बात रख रहे थे सबके सामने। ये काश पटेल बैठे हैं और उन्होंने अपने इंडियन रीति रिवाज को नहीं भूला। उनके जब माता पिता वहाँ पे बैठे थे और उनको जो ग्रीट करा था उन्होंने, तो जय श्री कृष्ण करके कहा। बड़ा भाव विभोर वाला हिस्सा था। देश को अच्छा लगता है। हालांकि उनकी सिटीजनशिप अगर आप चेक करेंगे तो अमेरिकन सिटीजनशिप है, इसलिए FBI के डायरेक्टर भी बन पाए। बट ऑल्दो उनके पेरेंट्स इंडिया के हैं, तो इस तरह से ब्रॉटअप उन्होंने किया है कि देश को गर्व होता है कि हमारे ही देश के बच्चे जिनके एंसेस्टर इंडियंस हैं, उनके बच्चे आज विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का हेड है। और काश पटेल न केवल भारतीय भी हैं बल्कि पटेल होने के नाते गुजराती भी हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी भी गुजराती हैं, तो आपको तो और अलग से एक फील आ रहा होगा, नहीं? डिम्पी, अभिषेक, अच्छा फील होता है, गर्व फील होता है और सिर्फ गुजराती है इस नाते से नहीं, लेकिन काश पटेल पहले हिंदू इंडियन अमेरिकन है जो कि FBI जो एक बड़ा पद है उसे संभालेंगे और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया है। और ये जो आप अभी फुटेज देख रहे थे, ये सेनेट हियरिंग की फुटेज थी और सही कहा आपने, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को मानते हुए जय श्री कृष्णा कहकर उन्होंने शुरुआत की और अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी ली। तो अच्छा लगता है, गुजरात और भारत देश आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी। US बॉर्न ही है काश पटेल। हाँ, मानसी, वैसे पूरा नाम बता दें आपको, कश्यप पटेल है। हाँ, हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। पटेल। हाँ, तो निश्चित तौर पर एक प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। बिल्कुल। 142 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी हम थोड़ा और प्राउड इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि फाइनली हम धीरे करके रेजिस्टेंस पार कर रहे हैं। आपको याद ही होगा 2-3 दिन पहले हम 3-4 दिन पहले हम 22,800-900 के आसपास घूम रहे थे। धीरे करके मार्केट दिखा सकते हैं अब 4 दिन का चार्ट निफ्टी का, खाली 4 दिन का दिखाना, अगर दिखा सकते हैं 3 से 4 दिन का डेट डाल के दिखाना तो आ जाएगा। तो आपने अच्छी रिकवरी की है। मैं बोलूँगा ये 7 डेज मत करो, चलो कोई बात नहीं, 7 डेज भी दिखा दे तो तब भी ठीक है। नेट में 236 पॉइंट की रिकवरी है और अगर आप सिर्फ 4 दिन का देखेंगे तो एक भी दिन हमने ऐसा नहीं देखा जब निफ्टी के अंदर हमने पैसे गंवाए हों। ये पूरा वीक हो गया जिसमें 300 पॉइंट करीब हमने जोड़े हैं और ये वीक सोमवार से शुरू हुआ है, आज शुक्रवार है, तो 300 पॉइंट जोड़ दिए हैं निफ्टी के अंदर और फाइनली हम 23,300 हम 400 के आसपास पहुंच गया और मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में हम 400 के लेवल को भी टच कर जाएंगे। बैंक निफ्टी ऑल्दो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वजह आपको पता थोड़ा डाइवर्जेंस है। HDFC बैंक थोड़ा प्रेशर बनाया हुआ है, आज हमारे निशान में ही नहीं आ रहा है, बल्कि आज थोड़ा रिलायंस से उम्मीदें ज़्यादा हैं। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि कमोडिटी मार्केट्स का हम अपडेट आपके सामने रख पाएँ। 10:02 हो गए। विश्वमोहन, आज 1-1.5 मिनट हमने फालतू ले लिया आपके ब्रैकेट में से। लगातार प्राउड मोमेंट आप लोग फील कर रहे हैं। नहीं, आपको प्राउड नहीं हो रहा क्या? नहीं, गोल्ड के इन्वेस्टर ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ओके। क्योंकि 82,000 रुपए। ठीक है, मैं अभी आपके पास ना गोल्ड के प्राइजेस के बारे में आता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है गोल्ड के साथ साथ ना थोड़ा प्राउड फील क्रिप्टो वालों को भी हो रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन बैक टू बैक बहुत बढ़िया रिटर्न देने के बाद एक नए ब्रेकआउट की तरफ और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट्स के अंदर दिख रही हैं। 151 पॉइंट के शगुन के साथ 23,400 भी आपको निफ्टी पे दिख गया स्क्रीन पर, तो इसके लिए आप सबकी हिम्मत
आप सबके एकुमुलेशन वाले स्टांस को, जिसको हम 15 दिन से लगातार बता रहे थे, फाइनली वो पे करता हुआ अब दिख रहा है। छोटा मोटा खरीदा वो नीचे से है, प्रॉफिट में आगे, बहुत बधाइयाँ हो। बजट का इंतजार कीजिए, विश्व मोहन तैयार है अब।